वी आर डूइंग सितंबर 2026 के लिए एमटीपी सीरीज 2 ऑफ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। ठीक है, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज पेपर 2 का कर रहे हैं आपके। केस स्टडी 1, इट इज अ केस स्टडी 1। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। Is filing form INC 24 with the central government mandatory for this name change? Okay, क्या केस स्टडी पढ़ने की रिक्वायरमेंट है क्या? वो सिंपल हमसे ये पूछ रहा है कि हमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब हमें नेम चेंज कराना है, तो बोले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमें INC 24 भरना पड़ेगा क्या? मैंडेटरी है क्या फाइल करना फॉर्म INC 4 इनकॉर्पोरेशन फॉर्म 24 हमें भरना जरूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर हमें नेम को चेंज कराना है तो? ऑप्शन देखो, सबसे पहले बोल रहा है यस बिकॉज एनी नेम चेंज, क्योंकि अगर कोई भी नाम चेंज होता है रिगार्डलेस ऑफ द रीजन के बगैर, रीजन हमें नहीं जानना, अगर नाम चेंज होता है तो रिक्वायर होता है कि सीजी की अप्रूवल ले। बी कह रहे कि नहीं बिकॉज चेंज ऑफ द नेम रिजल्ट ओनली फॉर द कंपनीज कन्वर्जन फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट। वो कह रहे कि खाली जो नेम है वो किस लिए चेंज हो रही है? रिजल्ट ओनली फ्रॉम द कंपनी की कन्वर्जन हो रही है, पब्लिक से प्राइवेट हो रही है सेक्शन 14 में। तो फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिफ्लेक्टिंग द न्यू नेम, तो इसलिए फ्रेश जो इनकॉर्पोरेशन है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो देना चाहिए जिसके अंदर नेम लिखा हो, जो भी न्यू नेम लगाया है वो। issued by the registrar on approval of the conversion without a separate name change application, बिना किसी एप्लीकेशन के सेपरेटली कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं होती नेम चेंज। ठीक है, तो ये कह रहे कि कोई रीजन नहीं है और वो होता है क्या बोलते बिना रीजन के, हम रीजन बिना जाने, मतलब हर केस में वो कह रहे कि जरूरी होता है। ये कह रहे जब पब्लिक से प्राइवेट करते हैं, प्राइवेट से पब्लिक करते हैं अगर हम कंपनी को, तो हमें क्या बोलते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है क्वेरी, हमें फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को रिफ्लेक्ट करना पड़ता है न्यू नेम, मतलब उसको दिखाना पड़ता है इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑन अप्रूवल ऑफ द कन्वर्शन बिना किसी एप्लीकेशन के। सी कहता है बिकॉज द नेम चेंज इन्वॉल्व्स एडिंग द वर्ड प्राइवेट, वो कह रहे कि प्राइवेट वर्ड डाला है उसके अंदर, तो ऐड किया है हमने कुछ, इसलिए वो जरूरी है। यानी हमें समझ में आ रहा है कि केस स्टडी बिना पढ़ेगी प्राइवेट से पब्लिक है, पब्लिक से प्राइवेट हो रहा होगा, और इसने यहाँ पे ऐड किया प्राइवेट, यानी कि पब्लिक से प्राइवेट हो रहा है। ठीक है, नो प्रोवाइडेड द कंपनी फाइल्स अ फ्रेश एमओए विद इन 30 डेज। आप खुद ही बताओ, अगर हमें प्राइवेट से पब्लिक करना, और सॉरी पब्लिक से प्राइवेट करना होगा, हमें क्या जरूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की या नहीं? कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज द चेंज ऑफ द नेम रिजल्ट ओनली फ्रॉम द कंपनीज कन्वर्जन, खाली पब्लिक से प्राइवेट ही तो हो रही है सेक्शन 14 में, तो खाली फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही चलेगा, कोई जरूरत नहीं। देखो, according to proviso of section 13(2) of the Companies Act 2013, the approval of the central government delegated to ROCRD, जो डेलीगेट कर दिया हमने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या फिर हम कह सकते हैं रीजनल डायरेक्टर को, क्या वाया फॉर्म INC 24 is not required, जरूरी नहीं है if the change of the name is solely due to the addition or deletion of the word private resulting from the conversion of public company to a private company or vice versa under section 14 upon approval of the conversion। जब conversion की approval मिल जाएगी और fresh certificate of incorporation क्या करेगी कंपनी, fresh certificate निकालेगी incorporation का, वो issue कर देगी न्यू नेम के साथ ऑटोमेटिक, उसको कोई भी जरूरत नहीं है सीजी की। ठीक है, खाली एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करना। चलिए, स्टूडेंट्स ओपन थिंग एवरी नेम चेंज की वजह से INC 24 सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, एक्सेप्शंस आर देयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 MCQ का, मनापुरम लिमिटेड सेल्स दिल्ली प्लॉट टू कल्याणी लिमिटेड। ठीक है, जो मनापुरम लिमिटेड है उसने क्या किया, दिल्ली का प्लॉट जो कल्याणी लिमिटेड को बेच दिया, लेकिन जो प्रॉपर्टी थी वो ABC बैंक के एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड चार्ज यानी कि ABC बैंक के पास थी चार्ज के रूप में। व्हाट इज कल्याणी करेक्ट लीगल पोजीशन? क्या होगा अगर मनापुरम जो क्या है मनापुरम ने बेची है, अगर दिल्ली का प्लॉट बेचा है कल्याणी को और उसमें चार्ज था प्लॉट पर, क्या आएगा, कल्याणी को भी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चार्ज अगर लीगली मतलब उस पर होगा, रजिस्टर्ड होगा, तो रजिस्टर्ड है चार्ज उसको मानना पड़ेगा। कोई क्या बोल, सबसे पहले तो बोलो चार्ज लैप्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कैसे चार्ज लैप्स हो जाएगा अपना, ऐसा नहीं होता कि न्यू ओनर के पास गया तो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, कल्याणी लिमिटेड एक्स प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द एग्जिस्टिंग चार्ज, यस कल्याणी जो ले लेगी एग्जिस्टिंग चार्ज के साथ लेगी बकायदा,
Registration under section 77 operates a constructive notice. Okay, तो every person dealing with the property, जो भी पर्सन डील कर रहा है उस प्रॉपर्टी के साथ, एंड मस्ट हैव चार्ज सेटिस्फाइड, उसको पहले चार्ज को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा या फिर रिलीज कराना पड़ेगा, और ऑब्टेन बैंक का कंसेंट बिफोर और कंप्लीशन, अगर आपको ऐसा जरूरी है तो। ठीक है, तो क्या करेगा सेक्शन 77 क्या बोलता है कि जो भी पर्सन है जो डील कर रहा है प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है, ऑपरेट्स एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस टू एवरी पर्सन डीलिंग विद द प्रॉपर्टी एंड मस्ट हैव चार्ज सेटिस्फाइड और रिलीज और ऑब्टेन द बैंक्स कंसेंट बिफोर एट द कंप्लीशन, उनके पास चला जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट है, यही बात होती। थर्ड क्या बोल रहे थे, देखो, कल्याणी लिमिटेड मस्ट इंडिपेंडेंटली अप्लाई टू रजिस्टर द सेम चार्ज। इंडिपेंडेंटली वो क्यों करेगी ऐसा? द चार्ज बाइंड्स मनप्पुरम लिमिटेड पर्सनली नहीं बाइंड करती इसको, डज नॉट अटैच द प्रॉपर्टी वंस सोल्ड, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो कल्याणी के पास चला जाएगा। देखो, एज पर सेक्शन 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ऑफ रेट्स एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, रजिस्ट्रेशन होता है उसको एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरह देखते हैं टू एवरी पर्सन डीलिंग विद द प्रॉपर्टी, जो भी पर्सन डील कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी के साथ, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से एनीवन एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी, किसी ने जिसने भी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है प्रॉपर्टी को, उसकी वो उसके पास क्या चलेगा, डीम टू हैव द नोटिस ऑफ द चार्ज, उसे माना जाएगा कि उसको उसके पास नोटिस आ चुका है, उसको सब मालूमात है, उसको सब पता है कि उस पर चार्ज लगा है, कितना लगा है, क्या लगा, क्योंकि रजिस्टर ऑफ द चार्ज होता है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, पब्लिक रजिस्टर होता है, जिसको कोई भी देख सकता है, तो पता चल सकता है जैसे। तो ये बहाना नहीं चलेगा कि हमें नहीं पता था, ऐसा कुछ भी आप खरीद रहे हो पहले देखो कि कहाँ से क्या है, उस पर कोई चार्ज वगैरह तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद thus the property remains encumbered, Kalyani Limited takes it subject to this charge. ठीक है, now third, what amount must Manappuram Limited deposit in its deposit repayment reserve? DRR में कितना अमाउंट जाता है, जो भी जिस ईयर की बात कर रहे हो तो उसकी 30th अप्रैल तक, उसकी 30th अप्रैल तक, जिस ईयर की बात करें, जैसे फर्स्ट अप्रैल यहाँ से है ना, तो अप्रैल से लेके जो अप्रैल तक का होता है उस ईयर का 30th अप्रैल तक 20% का रिजर्व बनना होता है, यही होता है डीआरआर में, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। देखो उसमें क्या, गिवन दैट 6 करोड़ ऑफ इट्स 12 करोड़ डिपॉजिट मैच्योर ड्यूरिंग दैट ईयर, उस ईयर में कितना मैच्योर हुआ, 6 करोड़, तो 6 करोड़ होना था, तो उसका 20% आपके पास पहले डीआरआर में होना चाहिए था, डिपॉजिट करेगा वो, तो 6 करोड़ का 20% कितना हुआ, 1.2 करोड़। ठीक है, ओके, तो देखो, as per section 73 2C, read with the rule 13 of the Companies Act, acceptance of deposit rule 2014, हर एक कंपनी को एक्सेप्ट करना चाहिए डिपॉजिट, मस्ट डिपॉजिट अ सम, सॉरी एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए डिपॉजिट, जो उसने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखे हैं उस पे डिपॉजिट करेगा सम नॉट लेस देन 20% ऑफ द अमाउंट, यानी उससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 20% मिनिमम करना होता है, मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर और बिफोर द 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर। मैच्योरिंग डिपॉजिट कितना, 6 करोड़ है, तो उसके 20% होगा 6 करोड़, 1.2 करोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, by what date of limited required to update its register of members, private placement allotment approved 1/3/2026 और बाई बैक जो है इतना। ओके, आपको बता रहे हैं कि अपडेशन कब चाहिए होगी रजिस्टर में हम कब अपडेट करेंगे कि हमने प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, हमने बाय बैक किया है, अप्रूव्ड हो रहे हैं इस चीज को, अप्रूवल होने के 7 दिन के अंदर, 7 दिन तक आपको जो है क्या करना है, 7 दिन के अंदर अंदर तक आपको क्या करना होता है, अपडेट करना पड़ता है रजिस्टर ऑफ मेंबर। समझ में आ रही है बात पूरी? अप्रूव होने के, अलॉटमेंट अप्रूव होने के, अब अलॉटमेंट अप्रूव होने के, तो यहाँ पे 1 है प्लस 7 करोगे कितना आएगा, 8 3, और ये 15 है, 15 में 7 करोगे 22 अप्रैल, तो ये क्या आ जाएगा, एक बार ये ऑप्शन आ जाएगा। देखो, रूल 5 of the Companies Management and Administrative Rules 2014 requires entries in the registers maintenance under section 88 to be made within 7 days after the board of directors or its duly constituted committee approves the allotment or the transfer of shares, debentures or any other securities। for allotment क्या होता है, 7 दिन, बाय बाय 7 दिन। केस सिनेरियो 2, क्वेश्चन नंबर 5, Are Mr. Pradeep and Rajiv a valid choice of as a designated partner? Designated partners की क्या वो valid choice है?
नहीं है क्योंकि मिस्टर प्रदीप एनआरआई है, ही कैन नॉट फॉर्म एन एलपी और बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। Brown Solution LP was formed in India to provide the solar panel installation solutions. Mr. Pradeep, an NRI, considered inducting Mr. Rajiv, who resided in India from 2nd of July 2023 to 30th October. Ms. Jerry, a USA citizen visiting India on business visa, a Dark Horse LLP, a Singapore registered LLP, और Urban Tech Private Limited, Indian Private Limited, this. उसने किस किस के लिए बोला है? किस किस के लिए बोला उसने? किस किस लिए पूछा? एक पूछा प्रदीप के लिए, एक पूछा राजीव के लिए। प्रदीप कौन है भाई? ये है राजीव और ये है अर्बन टेक प्राइवेट लिमिटेड, एक इंडियन प्राइवेट कंपनी है। दे जॉइंटली डिसाइड टू अपॉइंट राजीव एंड प्रदीप एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, ओके। अब देखो, जो प्रदीप है वो ऑलरेडी एनआरआई है। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है कि एटलीस्ट उनमें से एक तो इंडिया का रेसिडेंट हो। डेजिग्नेटेड पार्टनर में क्या होता है कि दो में से कोई एक तो कम से कम इंडिया का रेसिडेंट हो, और वो तो एनआरआई है, उससे तो उम्मीद ही छोड़ दो। अब बात करते हैं राजीव की। राजीव की कैलकुलेट करो। एलएलपी के लिए कितने दिन होते हैं रेसिडेंट देखने के? 120। क्या ये 120 दिन हो रहे हैं या उससे ज्यादा हो रहे हैं? 2 जुलाई टू 30 अक्टूबर हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये से कर सकते हैं। ठीक है, 120 दिन से ज्यादा है इसलिए। तो ये मिस्टर राजीव, ये सेम है, ये बोथ कैन बिकम। हाँ देखो, yes, Rajiv having stayed in India for more than 120 days in the relevant period, satisfied the resident in India test. He together with Mr. Pradeep, an NRI who faces no bar on being a designated partner can be appointed as LLP to designated partners. देखो कितने बन रहे थे? More than 120 days बन रहे हैं। तो satisfy the test together with the Pradeep, they form the valid part. ठीक है, चलो। Is Brown Tech Solution Limited complaints against the similarly named Brown Solutions LP maintainable and what is correct procedure? अगर ब्राउन टेक सोल्यूशन ने कंप्लेंट कर दी अगेंस्ट द सिमिलर नेम, किसका है? ब्राउन सोल्यूशंस एलपी मेंटेनेंस, क्या ये वैलिड है? देखो यार, कभी भी चलो ये भी एक दिन पढ़ ही लो अगर नेम के बारे में। Six months later, Brown Tech Solution Limited discovered the registration and believing LP name could cause confusion or dilute its brand, filed a complaint before the registrar. ठीक है, अब देखो, yes, within 15 days of the registration वो कंप्लेंट कर सकते हैं। ब्राउन टेक मस्ट इन्फॉर्म द रजिस्टर, उसको 15 दिन के अंदर रजिस्टर को बताना चाहिए। ठीक है, और yes, ब्राउन टेक सोल्यूशन लिमिटेड और इट्स ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर में अप्लाई टू सीजी। सीजी को बताओ एंड satisfied that the LLP नेम जो आइडेंटिकल है, टू नियरली रिजेंबल, तो सीजी जो है वो डायरेक्ट करेगी ब्राउन को कि अपना नाम चेंज करो विद इन 3 मंथ्स। Since the incorporation application was submitted to the registrar, the registrar है alone has authority to direct the name change. No, Brown Solution Limited must first send a return notice to Brown. पहले रिटर्न नोटिस दो। क्यों दे रिटर्न नोटिस? 15 दिन में थोड़ी ना होता रजिस्ट्रार को। इसका आंसर है बी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि नेम के लिए क्या होता है? 3 मंथ्स का टाइम मिलता है, और पहले वो जो है क्या करेगा? सीजी के पास जाके उससे पहले सेटिस्फाइड करवाएगा कि हाँ जी एलएलपी का नाम सही में आइडेंटिकल है, टू नियरली रिजेंबल कर रहा है, फिर सीजी उसको 3 महीने का टाइम देगी नाम चेंज करने। ठीक है, ओके। नाउ under Section 17 of the LLP Act, a company whose name is identical with it who nearly resembles the name of an LLP may apply to the central government if satisfied to CG और डायरेक्ट कर सकती है LLP को अपना नाम चेंज कर लो 3 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, देन how should the partner varied contributions, cash, IP, equipment be recorded? सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, कैश भी, आईपी भी, इक्विपमेंट भी, सर्विसेज भी, सब कुछ रिकॉर्ड हो सकती है बेटा। जो जो पार्टनर लाएगा कंट्रीब्यूशन एज अ कंट्रीब्यूशन, सब कुछ रिकॉर्ड हो सकता है, इवन आईपी, कुछ भी
ओनली मॉनेटरी कंट्रीब्यूशंस नहीं, ऑल द कंट्रीब्यूशन चाहे वो कैश हो, प्रॉपर्टी हो, सर्विस हो और अदर बेनिफिट हो, वेदर फ्रॉम डोमेस्टिक और फॉरेन इंडिविजुअल, डोमेस्टिक हो या फॉरेन इंडिविजुअल हो, कॉर्पोरेट पार्टनर हो, जो भी साइन किया जाएगा, मॉनेटरी वैल्यू डिस्क्लोज इन द एलएलपी अकाउंट्स इज द प्रिस्क्राइब मैनर्स, सब कुछ हो जाता है। ओनली टेंजिबल एसेट्स नहीं, ओनली नहीं आता। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉर्पोरेट फॉरेन पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड सेपरेटली इन अ सप्लीमेंट रजिस्टर, ऐसा कुछ नहीं, सब एक साथ होता है। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 ऑफ द एलएलपी एक्ट, जो कंट्रीब्यूशन कैन कंसिस्ट ऑफ क्या, टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, अदर बेनिफिट्स इंक्लूडिंग मनी, प्रॉमिसरी नोट, अदर एग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट कैश और प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस परफॉर्म और टू बी परफॉर्म मस्ट बी असाइन्ड अ मॉनेटरी वैल्यू एंड डिस्क्लोज। ठीक है, जो चीज अगर दे रहे हो तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू को असाइन करो और डिस्क्लोज करो अगर वो चीजें सामान है। ठीक है, इन मॉनेटरी टर्म्स उसको बस वो रेप्लिकेट कर दो। हाउ शुड मिस जेनी पोजीशन एज अ लेंडर अलोंगसाइड हेम फाइनेंस लिमिटेड, देखो जेनी ऊपर उसकी पार्टनर थी, उसको हम कैसे लेंगे अगर चलो उसने जो है लेंडर है वो, मतलब हाउ शुड मिस जेनी पोजीशन एज अ लेंडर अलोंगसाइड हेम फाइनेंस लिमिटेड बी इवैल्यूएटेड, जो जेनी क्लेम कर रही है रैंक लोअर देन हेम फाइनेंस लिमिटेड टू डू इज फिड्यूशरी रोल एज अ पार्टनर, वो पार्टनर है इसलिए जेनी के नीचे आना चाहिए पहले हेम फाइनेंस लिमिटेड को, तो अगर उसने पैसे दिए हैं कुछ तो। मिस जेनी लोन इज ट्रीटेड एट पार, यानी कि जेनी का जो लोन है वो इक्वल माना जाएगा दूसरे क्रेडिटर्स की तरह ही, एज शी ट्रांजैक्टेड विद द एलएलपी इन हर पर्सनल या कमर्शियल कैपेसिटी, की उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दिया द फॉर्मल लोन एग्रीमेंट। ठीक है, और वो बोला मिस जेनीज लोन इज इनवैलिड, तो इनवैलिड है उसका जो लोन है, सिंस द पार्टनर्स कैन नॉट लैंड देयर ओन एलएलपी, की जो पार्टनर है एलएलपी को नहीं दे सकते, ऐसा होता है क्या, एलएलपी को नहीं दे, मतलब एलएलपी के पार्टनर्स एलएलपी को नहीं दे सकते पैसे। Miss Jenny may sue the LLP and other partners for the breach of trust and recover from their personal assets holding। क्या है इसका, उनको इक्वल ही माना जाता है, जब अगर पार्टनर ने कुछ पैसे दिए और जो क्रेडिटर के पैसे हैं उनको इक्वल माना जाएगा, ये नहीं है कि ये प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी है। सेक्शन 66 of the LLP Act क्या बताता है, explicitly state that the partner may lend money to and transact other business with the LLP and has the same rights and obligations with respect to the loan or transactions of a person who is not a partner. She does not get priority nor is she subordinated। ठीक है, ओके। नाउ केस स्टडी 3, क्वेश्चन नंबर 1, what was Nikhilesh resident status? फेमा के अंदर, फेमा में क्या होएगा, देखते हैं पढ़ते हैं क्या बोल रहे निखिलेश के लिए। निखिलेश इज साइंस स्टूडेंट एट किंगस्टन हायर सेकेंडरी स्कूल ट्रिची, completed class 12 and left India on 5th August to pursue 2-year bioengineering program in January। उसकी स्टडीज के दौरान ही required USD 60,000 for tuitions and incidental expenses, anticipated possible additional expenses जो भी होगा उसका unforeseen circumstances के लिए रिटर्न इंडिया में आया 25 दिसंबर 2025 को, एस्टैब्लिश वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ट्रिकी, द कंपनी नीड्स टू इंपोर्ट मशीनरी। ओके, यहाँ पे बताओ मुझे जरा, अगर वो पढ़ने के लिए गया है 2 साल के लिए गया है 2-year बायो इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए, क्या मानेंगे उसको, बताओ क्या मानेंगे। ये एक अजम्पशन लगाई जाती है, पहले भी मतलब अगर हमने वो किया था, क्वेश्चन कर रखा है हमने मॉडल टेस्ट पेपर, अगर देखोगे आप मॉडल टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन है कि बच्चा जो पढ़ने के लिए गया हुआ है, लेकिन ये नहीं बोला कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह, देखो अगर सिंपल होती कि वहीं पे वो एम्प्लॉयमेंट करने लगा तो एनआरआई है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होने लगे, नोटिफिकेशन आई थी कि अगर बच्चा उधर पढ़ने जा रहा है तो भाई वो घर खर्च वगैरह के लिए उधर काम भी करने लगे, मतलब क्या, मतलब कि पार्ट टाइम जॉब वगैरह करने लग गया, चलो पार्ट टाइम जॉब नहीं भी करी तो उधर ही वो काम करने लग गया, ज्यादातर चांसेस यही बनते कि पढ़े उधर है तो उधर ही जो एम्प्लॉयमेंट करने लगते हैं, तो मान लिया जाता है कि वो क्या है, एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडिया, एनआरआई नॉन रेसिडेंट। Under Section 25 of FEMA, a person who leaves India for the education is treated as a person resident outside India। Nikhilesh left India on the 5th August for a 2-year program। 2 साल के लिए गया था, हमें पता था 2 साल के लिए, लेकिन फिर भी आरबीआई जो क्लैरिफाई करते हैं स्टूडेंट गोइंग अब्रॉड फॉर द स्टडीज आर ट्रीटेड एज एनआरआई फ्रॉम द डेट ऑफ डिपार्चर, जब वो निकल जाते तभी। ठीक है, उसके बाद हैविंग ऑलरेडी रेमिटेड 60,000, उसे 60,000 रेमिट कर लिया, चलो ठीक है, फॉर द ट्यूशन एंड लिविंग कॉस्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम एडिशनल, कितना होता है भाई, सबको पता है 2.5 के
एक्स्ट्रा होता है, 2.5 के लगता है नॉर्मली, 2.5 के जो है उसमें से 60 गए तो कितना बचा, 190, सॉरी 190. Under the liberalized remittance scheme, a resident individual remit 2.5 लाख USD. ठीक है, तो पर फाइनेंशियल ईयर सिंस ही हैज ऑलरेडी रेमिटेड USD 60,000, तो इसलिए रिमेनिंग बैलेंस जो होता है वो कितना बच जाता है, 190 बच जाता है. उसके बाद विच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्न्स सर्कमवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड इंपोर्ट ऑफ मशीनरी वर्थ 2.5 लाख. ओके, उसने जो है क्या मंगाई होगी, मशीनरी इंपोर्ट करी है, तो उसके लिए कह रहे हैं कौन सा रेगुलेटरी गवर्न करेगा. नो रेगुलेशंस, कोई भी रेगुलेशंस नहीं है, मशीनरी मंगाइए, मंगाते रहो. 2.5 लाख की है, की व्यू सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी या आरबीआई के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग गवर्निंग ट्रेड क्रेडिट अगर आप ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हो पेमेंट को, सिंस अ शॉर्ट टर्म सप्लायर्स क्रेडिट ऑफ दिस नेचर फॉर कैपिटल गुड्स के लिए इंपोर्ट फॉल्स विद इन आरबीआई ट्रेड क्रेडिट फ्रेमवर्क अंडर फीमा 1999. या फिर दोनों आरबीआई की भी लगेगी, सीजी की भी रिक्वायरमेंट. बताओ, यहाँ पे आरबीआई के रेगुलेशंस लगती है. ठीक है, ट्रेड क्रेडिट के लिए, इंपोर्ट पेमेंट के लिए, सिंस अ शॉर्ट टर्म सप्लाई क्रेडिट ऑफ दिस नेचर. तो ये सी पार्ट आएगा इसका. देखो क्यों, देखो इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, इंडिया के अंदर जब हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स को, गवर्न बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड बाय द आरबीआई. सप्लायर का जो क्रेडिट है फॉर इंपोर्ट, जो उसने इंपोर्ट किया तो सप्लायर से क्रेडिट लिया होगा, गवर्न बाय आरबीआई की मास्टर डायरेक्शन ऑन द ट्रेड क्रेडिट. ठीक है, गवर्नमेंट ट्रेड के लिए क्रेडिट लिया इसलिए. उसके बाद इंडिपेंडेंट एमसीक्यू. ओके, क्या बोल रहे देखो, रेडियंट फार्मा लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी है. 3 of its major shareholders, Mr. Kabir, Ms. Leela, and Sunrise Holding Private Limited, collectively holding 40% of the company's paid-up equity share capital, decided to offer their entire shareholding for the sale to public. वो अपने entire shareholding जो public को दे देंगे through an offer document. In consultation with the company's board, offer document issue किया गया by these 3 shareholders and not by the company itself. Company ने नहीं किया, इन तीनों ने किया. Inviting the public to purchase their shares. और shares के लिए उनको invite किया. A shareholder who subscribed to their shares through this offer document later discover certain material misstatement. उनको लगा कि उस document के अंदर कुछ तो गलती है, material misstatement है in it, and wishes to know against whom he can proceed. और उसको जानना है कि अब मैं किसके लिए प्रोसीड करूँ, किसके ऊपर क्लेम लगाऊं कि भाई तुमने गलत दिया, मिसरिप्रेजेंटेशन किया. सिंस द डॉक्यूमेंट वाज टेक्निकली नॉट इशूड बाय द कंपनी, क्योंकि कंपनी तो टेक्निकली इशू नहीं किया, बट बाय द सेलिंग शेयर होल्डर्स. लेकिन जो शेयर होल्डर्स है ये तीनों है, लीला है, कबीर और जो सनराइज होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने दिया है. विच आर द फॉलोइंग बेसिक एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन अंडर सेक्शन 28 ऑफ द कंपनी. कौन लायबल होगा? नो लाइबिलिटी कैन अराइज, कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हो सकती है ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर होल्डर्स है प्राइवेट अरेंजमेंट. ये प्राइवेट अरेंजमेंट ऐसे बिटवीन द सेलिंग शेयर होल्डर्स एंड द परचेजिंग कंपनी एंटायरली आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कंपनी. The document issued by Mr. Kabir, Ms. Leela and Sunrise Private Limited shall be deemed to be a prospectus issued by the company. इसको मान लेंगे कि ये कंपनी ने इशू किया. And all the provisions of the act applicable to the prospectus, including liability of the misstatement, shall apply as if it were prospectus issued by the company. और मानेंगे कि वो जो गलती थी ना वो भी कंपनी की थी, यानी कंपनी को एक तरीके से बोलोगे लाइबल कर देंगे. सी है, offer document is valid only if it is first approved by and countersigned by the registrar of company. वो कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट होता है, जो ऑफर करते हैं हम, वो पहले ना क्या होता है, रजिस्टर ऑफ द कंपनी पहले वैलिड करता है, अप्रूव करता है. विदाउट सच अप्रूवल, अगर वो अप्रूवल नहीं दे रही तो ऑफर ऑफ द सेल इज वॉइड ab initio and no liability provision apply. और वो फिर वॉइड ab initio हो जाएगा और लाइबिलिटी अप्लाई ही नहीं करेगी. Since the shares were already issued and merely being resold, Section 28 is no application. Section 28 का कोई एप्लीकेशन ही नहीं है. ट्रांजेक्शन इज गवर्न एक्सक्लूसिवली बाय द सेबी. अब बताओ मुझे क्या है, क्या कहना चाहते हो, क्या समझ रहे हो, क्या हो सकता है, ए बी सी या डी. सेक्शन 28 क्या है? ऑफर फॉर सेल. वो क्या कहता है? ऑफर फॉर सेल क्या कहता है कि जहां पर certain members of a company propose in consultation with the board of directors to offer in accordance with the provisions of any law for the time being in force whole or part of their holdings of shares to the public, उनको प्रोसीजर्स जो प्रिस्क्राइब करे गए हैं उससे करने चाहिए. क्या प्रोसीजर्स बोले गए हैं उनको करने के लिए? कोई भी डॉक्यूमेंट बाय विच ऑफर फॉर सेल to be public is made
shall for all the purpose be deemed to be a prospectus, उसको उस डॉक्यूमेंट को prospectus मान लेंगे. Issued by the company. Issued by the company. ऑफर डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द 3 शेयर होल्डर्स. यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 3 शेयर होल्डर्स दे रहे हैं और सेक्शन 28 में क्या बोल रखा है, कंपनी इशू करेगी. अच्छा एक बात, उसके बाद इश्यूड बाय द कंपनी हो गया. उसके बाद all laws and rules made thereunder as to the contents of the prospectus and to liable in respect of misstatement. अगर कोई misstatement हो जाती है, जो भी content अगर आप लिख रहे हो prospectus में, omission हो जाती है कुछ prospectus में और otherwise related to prospectus shall apply as if the prospectus is issued by company. क्या मानते हैं कि वो कंपनी ने इशू किया, ऐसे अगर कोई गलती हो गई, क्योंकि कुछ हो गया तो. बट क्या बोला, the members, whether individual or body corporate या दोनों, whose shares are proposed to be offered to the public, shall collectively authorize the company. उन members को कंपनी को authorize करना चाहिए. किस चीज के लिए? whose shares are offered for the sale to the public to take all the actions. कि वो सारे actions लें respect to the offer for sale for on and on their behalf, उनके behalf पे, और फिर वो बाकी reimburse करते कंपनी को फिर जो भी खर्चा हो रहा है. तो पर यहाँ पर वो प्रधान बन रहे थे ना, कौन, तीनों शेयर होल्डर्स. कंपनी को तो कुछ करने ही नहीं दिया. अब मुझे बताओ कि कौन लायबल होगा. नो लायबिलिटी कैन अराइज. डॉक्यूमेंट थ्रू इशूड बाय द मिस्टर कबीर लीला सनराइज शैल बी डीम्ड टू बी द प्रोस्पेक्टस, क्योंकि इशूड बाय द कंपनी, इशू किया था कंपनी ने. The offer document is valid only if it is first approved and countersigned by the registrar of the company. Without such approval, offer of the sale is void ab initio and no liabilities or provisions. उसके बाद since the shares were already issued and merely being resold, उसको वापस हम resold ही कर रहे हैं, no application at all. क्या आ गया, वो void ab initio हो जाएगा. बात ही नहीं मानी है, अप्रूवल ही नहीं आया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का. जब कंपनी को ही नहीं बताया तो क्या अप्रूवल आएगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. ठीक है, तो इसका क्या आंसर होएगा, सी. ओके, क्वेश्चन नंबर 30. ड्रग सॉफ्टवेयर कंपनी इनकॉर्पोरेशन, a company incorporated in Australia, proposes to establish a place of business at Mumbai. वो चाह रही कि भाई मुंबई में आप क्या बनाए, एक बिजनेस मतलब सेटअप करे. द लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स इंक्लूड मिस्टर अरुण मैनेजिंग डायरेक्टर, एनवी डायरेक्टर, मिस्टर रमेश मालिक डायरेक्टर, नवाज भी डायरेक्टर. Miss Lavina has been appointed as a secretary of the Drug Software Company Incorporation. It is to be noted that Mr. Ramesh Malik and Nawaz, resident in India, are the persons who have been authorized by this to accept on behalf of the company service or process. ठीक है, कुछ भी अगर हो तो वो accept करेंगे. Notice or other documents required to be served on Drug Software Company. In relation to the company establishment, you are required to enlighten the drug company incorporation with respect to whose a declaration will be required to be submitted. The registrar by drug for not being convicted or debarred from the formulation of the company in or outside India. पूछ क्या रहा है वो, you are required to enlighten the drug company in with respect to whose a declaration will be required to be submitted. एक declaration हमने submit करनी पड़ेगी registrar of the company को by this for not being convicted or debarred formation of the companies in or outside India, कि आप किसी से debarred तो नहीं किया गया, convict तो नहीं किया गया. ठीक है. ओके, नाउ मिस्टर अरुण, रणवीर, रमेश मलिक, नवाज एंड मिस लवीना ये करेंगे. अरुण, रमेश मलिक, नवाज और लवीना कर सकते हैं, रमेश और नवाज कर सकते हैं, अरुण, रणवीर, रमेश और नवाज कर सकते हैं. कौन कर सकते हैं, देख लो उनकी पोस्ट क्या क्या है. मैं एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, बाकी डायरेक्टर है, और एक वो कौन थी, लवीना, वो आपकी कंपनी सेक्रेटरी. बता दो कौन कर सकता है. एमडी और डायरेक्टर्स, एमडी और डायरेक्टर्स. ठीक है, एमडी कौन है, अरुण, और डायरेक्टर्स कौन है, रणवीर, रमेश और नवाज. यानी कि लवीना नहीं कर सकती. फाइन. देखो
Arun, Ravi, Ramesh, and Nawaz. Under the Companies Registration of Foreign Company Rules 2014, a foreign company establishing a place of business or established career place of business in India must deliver to the register declaration that none of the directors कि किसी भी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ने ऑथराइज नहीं और रिप्रेजेंटेड इन इंडिया हैज बीन कन्विक्टेड एंड डिबार्ड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज इन और आउटसाइड इंडिया द लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स कौन कौन है मिस लवीना तो क्या है सेक्रेटरी और डायरेक्टर नहीं है डिक्लेरेशन इज रिगार्डिंग ऑल द डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स ही कर सकते हैं which of the following statement is correct with respect to effect of repeal of the enactment section 6 of the general laws act देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट पढ़ते हैं कौन कौन सी सही है ठीक है चलो फर्स्ट है सेंट्रल एक्ट रिपील्स एनएक्टमेंट अगर कोई भी सेंट्रल एक्ट जो है वो रिपील करता है किसी भी एनएक्टमेंट को अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स द रिपील शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग तो उस रिपील की वजह से कुछ भी रिवाइव नहीं होना चाहिए नॉट इन फोर्स और एग्जिस्टिंग एट द टाइम एट व्हिच रिपील टेक्स ऑफ यस किसी को भी हटाने से नहीं है कि दूसरे वाला आ जाएगा करेक्ट है एकदम उसके बाद द रिपील शैल नॉट अफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशन रिपील की वजह से कुछ भी पहले वाला ऑपरेशन जो है एनएक्टमेंट का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए सो रिपील इफ एनीथिंग ड्यूली डन और सफर्ड देयर अंडर ये भी ठीक है भाई नहीं आना चाहिए इफेक्ट रिपील शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट प्रिविलेज ऑब्लिगेशन लायबिलिटी एक्वायर्ड एक्लूड वगैरह हाँ ये भी ठीक है कि राइट ऑब्लिगेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा एनी लीगल प्रोसीडिंग रेमेडी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच राइट प्रिविलेज वगैरह कैन नॉट बी कंटिन्यूड आफ्टर रिपील क्यों भाई कंटिन्यू हो सकती है तो 1 2 3 हो गया देखो सेक्शन 6 ऑफ द जनरल लॉज एक्ट स्टेट दैट द रिपील शैल नॉट अफेक्ट एनी इन्वेस्टिगेशन किसी भी इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट नहीं करेगी लीगल प्रोसीडिंग्स को नहीं करेगी रेमेडी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच राइट प्रिविलेज ऑब्लिगेशन लायबिलिटी पेनल्टी फॉरफीचर और पनिशमेंट एंड एनी सच इन्वेस्टिगेशन कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है लीगल प्रोसीडिंग होती है और रेमेडी में बी इंस्टीट्यूटेड कंटिन्यूड और एनफोर्स्ड एज इफ रिपीलिंग एक्ट हैड नॉट बीन पास्ड देयरफॉर क्या स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट 1 2 3 जो है वो करेक्ट है ओके नाउ Question number 15. MCQ last MCQ. Ms. Farah is examining a central act which revived the set of precedent on 10th January 2026. But the act itself is silent as to specific date on which it shall come into force. कि उसको कब force में आना चाहिए क्या बोला उसने Examining central act which received the assent of the president. President का कब लिया assent 10th January 2026 को और उसको ये नहीं पता डायरेक्ट डेट नहीं पता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट देखो 10 जनवरी को उसने साइन किया था प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया था देखो ऑप्शन क्या है where no specific date is mentioned for the commencement जो एक्ट है वो constitute to have come into operation on the date it received the assent जिस दिन बोला गया उस दिन से आ जाएगा 10 जनवरी से commencement as defined under section 313 of the General Laws Act 1897 means the day on which act comes into force A central act shall be considered as coming into operations immediately on the expiration of the date preceding its commencement unless the contrary is very true यही एकदम मतलब वो भी ठीक है लेकिन ये वाला ना एकदम एग्जैक्ट है कि क्या बोलते हैं कि जिस दिन साइन किया गया उसके पिछली रात को 12 जब बजेंगे उस दिन से हम मानेंगे कि वो एक्ट जो है आपका लागू हुआ It shall be since a day for this purpose is taken from midnight to midnight. एक्सपायरेशन ऑफ दैट डे नहीं उस दिन की एक्सपायरेशन से नहीं उस दिन की स्टार्टिंग से ठीक है तो सी आ जाएगा सॉरी सी तो आपका क्या आएगा इसका क्या आ जाएगा देखो Under the General Laws Act 1897, all the four statement reference accepted legal position or interpretations for the commencement of the act as per official ICA framework. देखो statement 1 क्या बोलती है Section 5 comes into operation on day it receives the precedent assent जब उसको मिल जाता है अगर कोई भी डेट ऐसे स्पेसिफाइड नहीं होती तो ठीक है स्टेटमेंट 2 में मैच कर रही है स्टेटमेंट 3 मैंने बताया आपको comes into operation immediately on the expiration of the day preceding its commencement statement for clearly considering correct in the context of calculating days from midnight to midnight for commencement purpose therefore all the statements are correct इससे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाउ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 1 देखो Yellow Limited, a public company, holds 2 lakh fully paid up equity shares of Resolution Private Limited. Public company ने private limited का ले रखे हैं shares. क्या हो जाएगी ये भी public company हो जाएगी. Whose कितने यहाँ पर ये भी देख लो एक बार ये hold कर रखे 2 lakh shares जिसकी equity shares है 50 lakh. Okay, 50 lakh इसके 2 lakh ले रखे हैं. Divided into 5 lakh shares.
तो 5 लाख के 2 लाख फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ले रखे हैं। अब मुझे बताओ 50% से ज्यादा है कि नहीं? नहीं है ऑब्वियसली 50% से ज्यादा चाहिए। सब्सिडरी तो नहीं हुई। शेयर्स ऑफ टेनिस कैरी वॉटिंग राइट। रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड टर्नओवर द ईयर इतना है। रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड फाइल्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सक्लूडिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसने प्राइवेट लिमिटेड ने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं दी एंड द आरओसी इशूड अ नोटिस फॉर दिस ओमिशन और आरओसी ने इशू कर दिया इसको नोटिस। ओके जी। विद रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज डीम्ड अ स्मॉल कंपनी। जो रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड क्या वो स्मॉल कंपनी है? स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन जो चेंज हो गई है सेक्शन 285 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 crore turnover per the profit and loss account for the immediately preceding financial year not exceeding 100 crore। और स्मॉल कंपनी क्या नहीं होनी चाहिए? सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए, किसी की होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए और कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल एक्ट से होता है वो वाली कंपनी नहीं होनी चाहिए। यही होता है। यहाँ पे उसके पास 2 लाख शेयर्स है ना और उसके पास 5 लाख की टोटल इक्विटी शेयर्स है तो जो कि 50% नहीं बना रही यानी कि वो उसकी सब्सिडरी तो नहीं हुई, नॉट अ सब्सिडरी। बट वो स्मॉल कंपनी यानी उसके लिए कैसे पता चलेगा? टर्नओवर देखो उसका क्या है, कितना है? 2 करोड़ है, 100 करोड़ तक हो सकता है यानी कि ठीक है। रेजोल्यूशन फाइल दिस तो क्या हो जाएगा? ये स्मॉल कंपनी हो जाएगी। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है उसका? कितना है? 50 लाख ही है, सिर्फ 50 लाख से तो हो जाएगी। यस इट इज अ स्मॉल कंपनी। ठीक है। उसके बाद बोले वेदर रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड रिपोर्टेड इन द फाइलिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो करने में मतलब उसने जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाया उसने कुछ गलती करी है? कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए एग्जम्पशन थी कुछ? क्या थी कि 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप हो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है और वो अभी स्मॉल कंपनी है तो इसलिए उसको कोई भी वो उसको ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। उसने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है। देखो स्मॉल कंपनी की अकॉर्डिंग टू सेक्शन 285 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल not exceeding 10 crores and turnover as per the profit and loss account for the immediately preceding financial year not exceeding 100 crore provided nothing in this clause shall apply to holding company or subsidiary company under section 287 a subsidiary company is a company in which होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एक्सरसाइज करते कंट्रोल मोर देन 1/2 यानी 50% का टोटल वोटिंग पर है। जो येलो लिमिटेड उसके 2 लाख शेयर्स है आउट ऑफ 5 लाख इसलिए व्हिच कांस्टिट्यूट्स एग्जैक्टली 40% ऑफ द वोटिंग पर जो कि 50% से ज्यादा नहीं है। इसलिए देयरफॉर रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट अ सब्सिडियरी ऑफ द येलो लिमिटेड एंड इज नॉट आउट ऑफ द पर्व्यू ऑफ द एग्जेम्पशन। ठीक है, इज नॉट आउट यानी कि वो एग्जेम्पशन उसको मिल सकते हैं। सो द रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड क्वालिफाइज स्मॉल कंपनी मीटिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। और देखो डिफॉल्ट इन फाइलिंग के लिए क्या है? सेक्शन 240 ऑफ द कंपनी से क्या कहता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग बैलेंस शीट, पीएनएल और कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द इक्विटी और एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो होते हैं नोट्स टू अकाउंट वो होते हैं। हाउएवर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी का जो कि स्टार्टअप वो नीड नॉट टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती बनाने की। तो यहाँ पे द गिवन इंस्टेंस इज रेजोल्यूशन private limited qualifies as a small company. It is exempted from including the cash flow statement in its financial statement. It is therefore not defaulted in the filing its financial statement within the ROC. A notice issued for this ground is not sustainable. 1B. क्या बोल रहे? Examine with the reference to the provisions of the Companies Act 2013 whether Pacific Limited is required to constitute a corporate social responsibility committee during the second half of the financial year 25-26. बताओ क्या बोला उसने? सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत है नहीं है ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सीएसआर कमेटी किसको चाहिए होती है? जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, जिसका टर्न ओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, जिसका नेट प्रॉफिट
5 करोड़ या उससे ज्यादा हो, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, नेट वर्थ 500 करोड़ होगी। यहाँ पे उसकी नेट वर्थ हो रही है 100, यानी 500 से कम है। टर्नओवर हो रही है 500, 1000 से कम है। नेट प्रॉफिट हो रही है 1 करोड़, 5 करोड़ से कम है। ठीक है, यहाँ पर उसकी 100 है, ठीक है, 500 से कम है। यहाँ पे उसकी 1000 करोड़ आ रही है टर्नओवर, 1000 करोड़ या उससे ज्यादा में चाहिए होती है। यहाँ पे 5 करोड़ है, 5 करोड़ या उससे ज्यादा में चाहिए होती है। अब बताओ मुझे, पर ये कब चाहिए होती है? इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर इनमें से कोई एक भी हो जाती है तो भी हमें मतलब करना पड़ता है ना? तो बताओ मुझे, उसने क्या बोला है सेकेंड हाफ में? बताओ। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को देखते हैं, हमें चाहिए 25-26 के लिए, यानी हमें देखना पड़ेगा 24-25 के लिए, और 24-25 में कितना है बेटा? तो हमें ये देखने की जरूरत है क्या? नहीं, उसको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर कैश वो बनाने की, क्या बोलते हैं, कमिटी बनाने की। ये थोड़ी ना देखेंगे, ये तो हमारा 26-27 के लिए देखेंगे हम इसको। ठीक है, देखो Section 135 of the Companies Act 2013 requires every company constitute a CSR committee अगर during immediately preceding financial year उसने satisfy की कोई भी एक threshold वाली कंडीशन। क्या होती है? नेटवर्थ 5 करोड़, 100 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर। Applicability is determined solely on the basis of the audited figures of the immediately preceding financial year for the Pacific Limited। immediately preceding financial year कितना है? 24-25 का, ended 31st March 2025। based on the audited figures, net worth उसकी 100 आ रही है, 500 करोड़ से कम है, टर्नओवर 500 आ रही है, 1000 करोड़ से कम है, नेट प्रॉफिट 1 करोड़ आ रहा है, 5 करोड़ से कम है। तो इसलिए none of the three threshold is met। the improved provisional figures for the half ended year इसके लिए are not relevant, तो इसलिए वो not required to consider CSR committee। सेकंड पार्ट देखो इसका। टू मार्कर स्मार्ट लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड एट इट्स EGM। उसने क्या किया? एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड को डिक्लेयर किया 31/7/25 को। द डिविडेंड वारंट टू मिस्टर ए वाज पोस्टेड ऑन 22 अगस्त, बट ड्यू टू द पोस्टल डिले उसको जो है कब मिला? 5 सितंबर 2025 को मिला। ये जो एक्शन ले सकता है कंपनी, उसने 30 दिन के अंदर हमें को वो नहीं दिया डिविडेंड। क्या होता है? अच्छा पहले ये कौन सा सेक्शन है? 127 है, ठीक है। 127 में क्या होता है? कंपनी को डिविडेंड पे करना होता है विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन। लेकिन अगर वो डिविडेंड आप डिविडेंड वारंट से दे रहे हो तो आपको प्रिस्क्राइब्ड टाइम पे ही डिस्चार्ज करना पड़ेगा। उसने कब डिक्लेयर किया? 31/7 को। और कब मिल रहा है उसको? 22 अगस्त को। क्या ये 30 दिन नहीं बन रहे? मुझे बताना, क्या ये 30 दिन नहीं बन रहे? बन तो रहे हैं आराम से, तो उसको क्या आफत आ रही है कि नहीं मिला, ये है वो है? क्यों? क्योंकि उसको पोस्ट तो हो गए थे 22 अगस्त तक पोस्टेड, और हमें नहीं मतलब उसमें क्या लिखा है प्रोविजन में सेक्शन 127 में? रिक्वायर्स द कंपनी टू पे और डिस्पैच, मतलब डिस्पैच हो जाने चाहिए 30 दिन के अंदर। उसके बाद जब पहुंचे वो डिस्पैच 30 दिन के अंदर होने चाहिए, ठीक है। जब मतलब उसको मिले, वो उसकी कंपनी की सरदर्दी नहीं है। सेक्शन 127 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 रिक्वायर्स द कंपनी टू पे डिस्पैच डिक्लेयर डिविडेंड विद इन 30 days of declaration where the paid by dividend warrant it is posting को ही देखते हैं ऑफ द वारंट की कब की गई है? रजिस्ट्रेशन एड्रेस पे, रजिस्टर्ड एड्रेस पे विद द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड दैट डिस्चार्ज द कंपनीज ऑब्लिगेशन। है तो डिविडेंड और 31/7 को डिक्लेयर किया गया, पोस्ट कर देता था, जो कि 30 दिन के अंदर अंदर ही है। और उसके अंदर क्या हुआ फिर? जो 5/9 को उसको मिला ड्यू टू द पोस्टल डिले व्हिच डज नॉट अमाउंट टू द डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी। और कंपनी उसके घर नहीं पहुंचाएगी जाके लेके, तो इसलिए मिस्टर देयरफॉर कैन नॉट मेंटेन एनी एक्शन अगेंस्ट द स्मार्ट लिमिटेड। इसलिए वो कोई भी उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन वगैरह नहीं ले सकता, ठीक है। नाउ
Question number 1C. Mr. Pravesh, an Indian national, wishes to obtain foreign exchange for. इसके लिए और इसके लिए इसको एडवाइज करना है आपको FEMA 1999 के अकॉर्डिंग. ठीक है. US dollar 140,000 for study abroad based on the estimate of the foreign university. क्या वो कर सकता है? हाँ कर सकता है. वैसे भी 2.5 लाख की सीलिंग है, उससे भी कम है ना. 2.5 लाख से ज्यादा चाहिए वो जब मिल सकता है आरबीआई की प्रायर अप्रूवल, बिना आरबीआई के प्रायर अप्रूवल के. बट क्या होना चाहिए उसमें, बाहर जो उसका एस्टिमेशन जो है वो सही होना चाहिए, बाहर से एस्टिमेट करा के लेके आओ. ठीक है. और 2.5 लाख तो है ही, तो 2.5 लाख तो है ही, तो ये तो हो ही जाएगा. और वैसे उसके बियॉन्ड में मिल जाएगा. सेकंड क्या देखो, US डॉलर 10,000 towards the hiring charge of transponders by the TV channels and internet service providers. बताओ क्या करना पड़ेगा. ट्रांसपोंडर्स को दे रहे हो hiring charges towards the transponders by the TV channels and internet service providers, ISP को दे रहा है. इसमें आपको सीजी की सहायता लगेगी, सीजी की अप्रूवल चाहिए होगी. कौन सी सीजी की, ये भी बता दीजिए फिर. जब ट्रांसपोंडर्स वगैरह कौन सी, ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो इसलिए कब लगती है वो भी, कब लगती है इसमें, जब अगर आप किसको करवा रहे हो ट्रांसपोंडर्स वगैरह से, क्या कर लो, पेमेंट दे रहे हो उनको टुवर्ड्स हायरिंग दिस. ठीक है. देखो, study abroad under the liberalized remittance scheme schedule 3 of the FEMA. current account transaction क्या है, a resident individual may remit up to US dollars $250,000 per financial year for permitted purpose including study abroad without RBI approval. The proviso of the पैरा 1 ऑन द शेड्यूल 3 एडिशनली परमिट करता है रेमिटेंस बियॉन्ड दिस, है ना. मैंने बताया था आरबीआई की बिना अप्रूवल के वेयर द रेमिटेंस इज सपोर्टेड बाय एन एस्टीमेट. एस्टीमेट लगाना पड़ता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन डिमांडिंग द हायर अमाउंट. अगर वो हायर अमाउंट जो है डिमांड कर रहा है, सिंस मिस्टर प्रवेश जो उसको तो खाली इतने की है, तो फिर वो तो 2.5 लाख की सीलिंग में यार, तो ही मे ड्रॉ दिस फॉरेन एक्सचेंज विदाउट आरबीआई की अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल के थ्रू एन ऑथराइज्ड पर्सन. लेकिन ऑथराइज्ड पर्सन से होगा, ये बात का ध्यान रखना. सेक्शन 2C, ऑथराइज्ड पर्सन का क्या है, सेक्शन 2C. Under Section 5 of FEMA 1999, current account transactions are freely permitted subject to reasonable restrictions. किसकी reasonable restrictions लगती है, CG की Schedule 2 of the FEM current account transaction क्या है, Rule 2000 specifically require prior approval of the Ministry of Information Broadcasting and Ministry of Communication and Information Technology for remittance of hiring charges of transponders. Therefore जो Mr. प्रवेश है उनको क्या करना पड़ेगा, पहले मिनिस्ट्री की अप्रूवल लेनी पड़ेगी. Drawing US dollars 10,000 for this purpose. In both cases, foreign exchange may be drawn by the authorized person. ठीक है. Okay. Question number 2A. क्या है, देखो, examine whether reference to the provisions of the Companies Act 2013 relating to the quorum of the general meeting, whether the company secretary was correct in stating that the requisite quorum was not present at the meeting. देखना पड़ेगा, quorum को check करना पड़ेगा कि है या नहीं है. ठीक है. उसके बाद दूसरा है व्हाट शेयर द कोरम फॉर द एडजर्न मीटिंग. एडजर्न मीटिंग के लिए कोरम क्या होना चाहिए, एंड व्हाट वुड बी द पोजीशन इफ नो कोरम इज प्रेजेंट. और क्या कंडीशन होगी अगर कोरम प्रेजेंट ही नहीं होगी, इज प्रेजेंट इवन एट द एडजर्निंग मीटिंग में. ओके. Samic Limited, a public company engaged in the manufacture of paper, has 850 members. मैं को बता दूं मेंबर्स के हिसाब से ऑर्डर से कोरम कितना होता है. अगर 1000 तक मेंबर्स आपके 5 मेंबर्स होने चाहिए. अगर 1000 से 5000 तक होते तो 15, और 5000 से ज्यादा है तो 30. तो 5 15 30 ऐसे होता है. 1000 से 5000, 5000 से ज्यादा, यही होता है. पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है. अब यहाँ पे 580 है, सॉरी 850 है. 850 के लिए कितना चाहिए होगा, 5 चाहिए होंगे. ठीक है. बट यहाँ पे क्या देखो, AOA of the companies are silent on the requirement of the quorum. Okay. On the date of the meeting only 4 members were personally present. कितने होने चाहिए थे, 5, लेकिन कितने हैं, 4.
within half an hour for the appointed time. जो company secretary informed that the chairman that the meeting could not be proceed, नहीं हो सकती, तो obviously नहीं हो सकती, वो सही है, यहाँ पे quorum नहीं है, ठीक है, तो वो होनी थी क्या एडजर्न, ओके। उसके बाद उसने क्या बोला है कि कोरम एडजर्न मीटिंग का जो था उसके तब भी एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे देखो, and the meeting was accordingly adjourned to the same next day next week at the same time and place. अब बता दो मुझे कि अगर forum next week भी नहीं हुआ, adjourn meeting में भी नहीं होता, क्या होता है? अगर adjourn meeting में भी quorum नहीं होता, after the get the appointed time, members present shall themselves constitute the quorum. चाहे एक बंदा ही हो, उसको भी क्या मान लेंगे quorum, whatever the number of the members actually present, ठीक है, वो वैलिड मानी जाएगी, और कुछ भी एजेंडा कुछ भी वो सफिशिएंट quorum मान के उसको वैलिड मानेंगे, फाइन। अब यहाँ पे 5 मेंबर्स की जरूरत नहीं होगी, देखो quorum requirement provisions relating to quorum for the general meeting section 103(1) of the Companies Act 2013, unless the article of institution of the company provides for a larger number, the quorum for the general meeting in case of public company क्या होनी चाहिए, अगर एब्सेंट है ईओए में कुछ नहीं लिखा, अगर ईओए में लिखा तो बात अलग थी, for a larger number, if the for the large number, ये बातें ध्यान रखना चाहिए, if the number of members on the date of the meeting is not more than 1000, तो 5 members personally present, अगर 1000 से ज्यादा है 5000 तक है 15 members personally, 5000 से भी ज्यादा है 30 members personally present. In the given case, Samyak Limited is a public company and had 850 members on the date of the AGM, therefore the requisite quorum कितनी होगी, 5 members होगी personally present, here the 4 members are personally present within a half hour, therefore the statement of the company secretary required requisite quorum was not present is correct. The meeting was rightly treated as incorrect. Adjourned meeting quorum चाहिए, quorum for the adjourned meeting, and the consequences were no quorum even at the adjourned meeting. So if at adjourned meeting also a quorum is not present, अगर quorum present नहीं होता है within half an hour of the appointed time, the members present shall themselves constitute the quorum. Members जो भी present है उनको ही quorum बना लेना चाहिए, that is the number of the members actually present at the adjourned meeting shall be treated as sufficient quorum. एंड मीटिंग में वैलिडली प्रोसीड, उसको वैलिड माना जाएगा विद बिजनेस सिंस द एजीएम जो था वो 25 नौ को हुआ था, अगले हफ्ते क्या मानेंगे 2-10 at the adjourned meeting. The requisite quorum of 5 members is again not present, however the members actually present shall constitute the valid quorum. उसी को हम valid quorum मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट टू बी एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट, हमें देखना है कि वैलिड है स्टेटमेंट है नहीं है, तो ऑफर ऑफ बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय द कंपनी शैल नॉट मेड विद इन द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफर ऑफ द बायबैक, ऑफर ऑफ द बायबैक उसके खुद के शेयर्स ऑफ द कंपनी के लिए बाय कंपनी शैल नॉट बी मेड नहीं करने चाहिए विद इन द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफर ऑफ द बायबैक इफ एनी, एंड द कूलिंग पीरियड टू मेक फर्दर इश्यू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर्स including the allotment of the further shares shall be period of the 1 year from the completion of the buyback subject to certain exceptions. 6 महीने पे फोकस करना जरा, कहाँ गया, यहाँ पे 1 ईयर है और यहाँ पे 6 मंथ्स है ना, ये पीरियड ऑफ 6 मंथ्स पे थोड़ा फोकस करके बताओ मुझे। बायबैक का सेक्शन नंबर 68, no offer of buyback shall be made within a period of 1 year from the date of closure of the preceding buyback. 6 months नहीं होता, कम से कम 1 साल तक आप वापस से बायबैक नहीं कर सकते। एक बार जो कंपनी ने अगर बायबैक कंप्लीट कर दिया, उसको उसी फर्दर इशू जो है नहीं करने चाहिए सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज विद इन 6 months, 6 महीने के अंदर अंदर उसी सेम टाइप का शेयर आप इशू नहीं कर सकते। पर इसमें एक्सेप्शन क्या होती है, बाय वे ऑफ बोनस इशू आप कर सकते हो, या कोई ऑब्लिगेशन है वो आप डिस्चार्ज कर सकते हो। कन्वर्जन ऑफ वारंट्स वगैरह थे तो वारंट्स आपने कन्वर्ट कर दिए, स्टॉक ऑप्शन थे, स्वेट इक्विटी वगैरह की कन्वर्जन आ रही थी, प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर्स की कन्वर्जन आ रही थी, वो सब आप कर सकते हो, लेकिन आप स्पेसिफिकली आप इशू कर रहे हो इक्विटी शेयर्स तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला उसने कि 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर नहीं है, 1 साल आएगा, कूलिंग पीरियड में फर्दर इशू। देखो the statement is invalid as it transposes a statutory time period, क्या है देखो, as with the proviso of the section 68(2)
of the Companies Act 2013, no offer of buyback shall be made in a period of 1 year. एक साल तक कोई भी नहीं होना चाहिए from the date of closure of the preceding buyback offer if any. Separately जो 68 है उसके अंदर provided where a company completes a buyback, जब buyback complete हो जाता है उसको further issue नहीं करनी चाहिए same kind of securities को 6 महीने के अंदर अंदर except by way of bonus issue. अगर bonus issue दे रही तो दे दो, discharge करिए, कोई भी अगर obligation है वो तो जैसे conversion of warrant, so stock option हो, straight equity हो, convert करना हो fresh preference shares को, debentures को, तो वो आप कर सकते हैं जो इसमें लिखा होता है 6 month गैप बिफोर द फ्रेश बायबैक ऑफर एंड 1 year कूलिंग पीरियड होता है. ये जो है रिवर्स है ऑफ करेक्ट लीगल पोजीशन, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड. ठीक है, फ्रेश इशू के लिए 6 months होता है, सॉरी फ्रेश बायबैक के लिए क्या होता है 1 साल होता है, और अगर आपको वही फर्दर इशू सेम का करना है तो उसका 6 महीने होता है. दोनों को उल्टा दे रहा. नाउ टू सी मिस्टर रचित शिफ्टेड हाउस विदाउट अपडेटिंग हिज एड्रेस. घर शिफ्ट कर लिया, एड्रेस को बिना वो करे विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. अ शो पोज नोटिस लाया गया 15 days का टू रिप्लाई. 15 दिन में आपको रिप्लाई करना था शो पोज नोटिस पे. ठीक है, वो सेंड बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट टू हिज ओल्ड एड्रेस. द प्रेजेंट ऑक्यूपेंट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट. जो प्रेजेंट जो ऑक्यूपेंट था जिसने भी घर ले रखा था उसने मना कर दिया. डिपार्टमेंट लेटर टुक द पीनल एक्शन. उसको पीनल एक्शन ले लिया. रचित कंटेंट दैट ही नेवर रिसीव्ड द नोटिस. वो कह रहा है भाई नोटिस मिला ही नहीं, मुझे मिला ही नहीं. They advised the reference to the General Clause Act 1897 whether the service notice was proper. देखो अभी तो क्या होता है, ये तो पहले का. अभी मतलब जैसे अगर हम देखें कोई भी हमारी पोस्ट वगैरह आती है, मान लो आपकी मार्कशीट वगैरह ही आती है, आपने घर चेंज कर दिया, पुराना एड्रेस ही था, आपकी मार्कशीट आई, तो वो जो पोस्टमैन होता है उसको फोन वगैरह आ जाता है भाई कि कुछ आया आपका इस एड्रेस पे आया. ठीक है, तो आपको उधर से अगर उधर जाके लेना पड़ेगा तो उधर जाके लेना, नहीं तो वो वापस चला जाता है जहां से भी पोस्ट मतलब आया है, जो भी उसका मेन क्या बोलते हैं उसका पोस्ट ऑफिस से जहां से भी आया वहां पे वापस चला जाता है, उधर से आपको कलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको चाहिए. बट ये अब क्या पूछ रहे हैं, अगर हो सकता है कि नहीं फोन मतलब फोन क्या नहीं मिले, मतलब कि अगर उसको नहीं पता चला कि उधर कुछ आया है, या उसने जो था बंदा जो उधर पहले से ऑक्यूपाइड था उसने मना कर दिया लेने से कि भाई नहीं है ये जो भी है, तो क्या यहाँ पर कंपनी लाइबल है, वो सॉरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लाइबल है क्या? जनरल क्लोज एक्ट के अकॉर्डिंग बताना पहले बता. जनरल क्लोज एक्ट 1897 सेक्शन 27. हम मान लेंगे कि डॉक्यूमेंट सर्व हो गया है. कब? अगर तुमने ही क्या बोलते हैं इंटीमेशन नहीं दी होती. बट यहाँ पे कुछ वो है कि आपकी कुछ चीजें पूरी होनी चाहिए. हम मान लेंगे कि डॉक्यूमेंट सर्व हो गया है बाय पोस्ट, सर्विस इज डीम्ड टू बी इफेक्टेड. अगर प्रॉपरली एड्रेस करा गया था, पहले से प्रीपे किया गया था, पोस्टिंग द डॉक्यूमेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, अगर आपने ऑर्डिनरी नहीं रजिस्टर्ड पोस्ट से पोस्ट किया तो हम क्या मान लेंगे, सर्विस हैज बीन इफेक्टेड एट अ टाइम द लेटर वुड बी डिलीवर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ. तो यहाँ पे उसने एड्रेस अपडेट नहीं किया, वो किसकी गलती थी? आईटी डिपार्टमेंट की. उसके ओल्ड एड्रेस पे चला गया कि गलती आईटी डिपार्टमेंट की थी. वो ऑक्यूपेंट ने मना कर दिया लेने से, वो आईटी डिपार्टमेंट की गलती थी. बताओ. नोटिस सही से एड्रेस हो रखा है, नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से आ रहा है, क्या गलती है? प्रीपे हो रखा है, हम मानेंगे यहाँ पे ये वैलिड है. वो होगा क्या होगा, रचित की कंटेंशन गलत है, जो एक्शन लेगा आईटी डिपार्टमेंट वो सही है. ठीक है, देखो Section 27 of the General Clause Act 1897 provides that where any legislation authorizes or requires a document to be served by post, service is deemed to be effected by properly addressing it. ढंग से करो, प्रीपे करो, posting the document by the registered post, and unless the contrary is proved, service is deemed to have been effected at the time of letter would be delivered in the ordinary course of post. Jagdish Singh and Natu Singh का बता रहा है Supreme Court held that where a notice sent by registered post is returned, अगर registered post से भेजने के बाद भी अगर वो returned हो गया within endorsement of refusal के मना कर दिया गया, service is presumed to be effected. उसको क्या मान लेंगे, वो effect आया था उसका post, हम मान लेंगे post हुआ था. In the given scenario जो income tax department है उसने notice भेजा था by the registered post properly addressed to the address on its record, the notice reached the old address.
With the present occupant refused to accept it accordingly in the light of section 27, जो notice था वो उसको हम मानेंगे properly address भी था, वो registered post से भी था, इसलिए उसको deemed to have been validly affected मानेंगे regardless of the actual receipt or not. ठीक है, वो सही में मिला ही नहीं मिला, रचित own responsibility to update the address, उसकी खुद की responsibility थी, उसका address update करना चाहिए था, hence the income tax department action is valid and Mr. Rachit contention of the improper service is not found. Okay, देखो एक practical example क्या है. If you order a credit card and don't update your bank address when you move, the bank fulfills its duty by mailing it to your last known address. You cannot blame the bank for non-receipt. जैसे आप उधर ICI को blame नहीं कर सकते कि आपने हमारी मार्कशीट जो उधर क्यों दी थी. अब अगर आपको एक और बात, आपने पोस्ट करने के बाद एड्रेस चेंज किया, मतलब जैसे मान लो मुझे आज फोन आया कि आपका एड्रेस आया है, अब मैं कंप्लेंट डालूंगी ICI में कि भाई मैंने तो अभी क्या बोलते 3 दिन पहले जो है चेंज किया एड्रेस, आपने मेरे को क्या बोलते पुराने वाले एड्रेस पे दे दिया. तो ICI बोलेगा मेरी क्या गलती है, मैंने तो पोस्ट एक हफ्ते पहले से कर रखा है, उसमें उसकी गलती है, तब तक तो वो था, उसको क्या पता, उसने तो पोस्ट कर दिया उस एड्रेस पे. यहाँ पे ये बात भी आ जाती है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3A. Nirmal Enterprise Limited wants to send the notice of its annual general meeting to all its members. ठीक है, सारे members को देना है उसको. Okay, fine. The company proposes to send a notice by speed post to the registered address of each member and additionally uploads the notice on the website. Website पे भी कर दिया. One of its members, Mr. Kapoor, who resides abroad, वो abroad बाहर रहते हैं and has registered his email address with the company contents that the notice was not validly served. वो कह रहे हैं कि भाई validly served नहीं हुआ notice on him since it was not sent on to his email address. वो कह रहे हैं मेरी email address पे नहीं भेजा. ठीक है. Separately, legal notice addressed to the Nirmal Enterprise Limited was delivered by hand. Okay, एक legal notice दिया गया Nirmal Enterprise Limited को at the registered office of the company, but the time of delivery, the office was found long, and no representative of the company was present to accept it. और कोई भी उधर नहीं था कि उसको वो accept कर सके. कंपनी को जब नोटिस दिया गया, सेंडर left the notice affixed to the main door, और उसने मेन डोर पे छोड़ दिया जो भी सेंडर था उसने of the registered office. आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बताना है relating to the service of document whether company's mode of sending AGM notice to Mr. Kapoor was valid and whether his condition was good. क्या कंपनी ने सही किया ईमेल ना भेजकर, और यहाँ पे जो कंटेंशन थी, या फिर हम कह सकते हैं जो कंटेंशन थी उस बंदे की वो सही थी कि भाई गलत किया, और whether the service of the legal notice of Nirmal Enterprise Limited in the manner described is valid and law. उसमें उधर ही छोड़ दिए हैं जो भी. बताओ. Section 20 Service of Documents. डॉक्यूमेंट को कब माना जाता है कि सर्व है वो, जब उसको मेंबर को दे रहे हो बाय पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट थ्रू अ या फिर थ्रू अ कुरियर एट हिज रजिस्टर्ड एड्रेस. ठीक है, या फिर हम उसको रजिस्टर्ड एड्रेस पे डिलीवरी कर रहे हो, या फिर हम उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज रहे हो अगर कंपनी के पास ईमेल एड्रेस है तो, या फिर मेंबर्स हु हैव नो रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया, तो हम एडवर्टीजमेंट कर देते हैं इन द न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे भी रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है. अब बताओ मुझे. और है बीच में, कहीं पे भी मंडेट नहीं कर रखा किसी को. बताओ. यानी कि क्या, वो कह रहे मेरे को ईमेल पे नहीं भेजा बल्कि उसने वेबसाइट पे भी बता दिया, उसने तुम्हें वैसे भी पोस्ट पे भी कर दिया, उसने जो है ईमेल एड्रेस पे नहीं बताया, तुम बोले ईमेल एड्रेस पे नहीं बताया, और था कहीं पे भी एंड या नहीं था, कंपलसरी नहीं था. तो यानी कि जो स्पीड पोस्ट मानेंगे वो वैलिड मानेंगे, कपूर की कंटेंशन को गलत मानेंगे. और जो कंपनी थी, कंपनी को जो नोटिस नहीं मिला उसका क्या होता है, उसको सेंडिंग बाय पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, लीविंग इट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस भी माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगर भेजा जाता तो भी माना जाता. ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसका ठीक होगा या नहीं होगा, मतलब वैलिड मानेंगे नहीं मानेंगे. पर वो ऑफिस लॉक्ड था, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट नहीं था, इसलिए उसने उधर ही छोड़ दिया दरवाजे पे फिक्स करके.
बताओ। वैलिड नहीं है, उसने उधर ही अफिक्स जो छोड़ दिया, लिखा है ना कि उसने उसको वहीं पे छोड़ दिया, अफिक्स टू द मेन डोर ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। तो हम यहाँ पर जो मैनर उस जिस वे में करा है उसको वैलिड नहीं मानेंगे। देखो, provisions relating to the service of documents and deal with the section 20 of the Companies Act 2013, read the rule 35 of the Companies Management and Administration Rules 2014. A document may be served on the members by sending it by the post, registered post, speed post, courier, delivering at his registered address, sending it through electronic or email or by advertisement. 101 क्या कहता है? एज जनरल फ्रेमवर्क परमिट द कंपनी टू यूज एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड मोड, कोई भी यूज कर सकता है। एडमिशन लॉ डज नॉट मैंडेट ईमेल एज एक्सक्लूसिवली मैंडेटरी मोड मेयरली बिकॉज़ द मेंबर्स आर रजिस्टर्ड एन ईमेल एड्रेस। ये अगर हो तो ईमेल कर सकते हो, ये बोला। ये नहीं अगर हो तो ईमेल करना ही करना है, ऐसा थोड़ी ना बोला है। निर्मल एंटरप्राइज लिमिटेड सेंड द एजीएम नोटिस बाय स्पीड पोस्ट। निर्मल ने उसको क्या भेजा था? स्पीड पोस्ट पे भेजा था, कपूर पर रजिस्टर्ड एड्रेस पे व्हिच इज एन एक्सप्रेसिवली रिकॉग्नाइज्ड मोड, तो इसलिए वो वैलिड माना जाएगा। कपूर की कंटेंशन क्या हो जाएगी? गलत, नॉट गुड। उसके बाद ये जो कंपनी को मिला वो सेक्शन 20 स्टेट दैट अ डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ऑन द कंपनी बाय सेंडिंग इट बाय द पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, courier, leaving at the registered office or sending it through electronic mode. Section contemplates actual delivery of the document, handing it over or sending it through recognized channel that results in delivery. या हकीकत में तो हाथ में पकड़ा के तो पहुंचाओ या फिर तुम recognized चैनल से दे दो। अब mere affixation of the document to the main door of the registered office, अगर आप उधर चिपका के जा रहे हो when the office is found locked and no one is available, तो उसको हम मानेंगे नहीं कि तुमने ढंग से सर्विस करी है। Therefore, service of the legal notice is not valid in law. Sender ought to have been sent the notice by the registered post, speed post या courier. ठीक है। 3B. The promoters of J Limited contributed an unsecured loan. To fulfill the margin money stipulation of the State Industries Development Corporation Limited (SIDCL) for the loan sanctioned to the J Limited. Examine under the Companies Act 2013 and the rules thereunder whether this unsecured loan is a deposit. What is the position once SIDCL loan is fully repaid? किस बार में पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? जो प्रमोटर्स थे कंपनी के, उसने कंट्रीब्यूट किया अनसिक्योर्ड लोन में, क्या करने के लिए? मार्जिन मनी स्टिपुलेशन ऑफ द SIDCL, मार्जिन मनी के लिए एक लोन सैंक्शन किया गया टू जे लिमिटेड। हमें कंपनीज एक्ट में बताना है रूल्स जो भी है उसके अंदर, वेदर दिस अनसिक्योर्ड लोन जो लोन लिया गया है वो डिपॉजिट है कि नहीं, और क्या पोजीशन रहेगी एक बार अगर हमने लोन जो फुली रीपे कर दिया तो। डिपॉजिट में क्या क्या आता है? डिपॉजिट के अंदर अनसिक्योर्ड लोन अगर प्रमोटर लेते हैं ना, वो नहीं आता है, वो नहीं आता है। पर प्रोवाइडेड, बात यह है कि जो लोन है वो लिया जा रहा हो बिकॉज ऑफ सच स्टिपुलेशन ऑन द प्रमोटर्स, प्रमोटर्स की स्टिपुलेशन पे लिया जा रहा हो। मतलब क्या? प्रमोटर्स को बोले, क्या बोले प्रमोटर्स को? कोई भी कंडीशन दे दे कि अगर तुम लोन नहीं लोगे, तुम्हारा ऑब्लिगेशन नहीं होगा, तुम्हारा अगर मतलब तुम अपना बर्डन नहीं मानोगे, तुम लाइबिलिटी नहीं मानोगे, तो हम तो फंस जाएंगे। खाली हमें क्यों रिस्क उठाए, तुम भी तो रिस्क उठाओ तभी तुम ढंग से काम करोगे। ये स्टिपुलेशन आ जाना, बाउंड कर देना किसी चीज से, या फिर इट इज प्रोवाइड बाय द प्रमोटर्स देमसेल्व्स, देयर रिलेटिव्स और बोथ। पर और ये है किस चीज का एग्जाम्पशन? खाली इंस्टीट्यूशनल लोन के लिए। The exemption is available only until the institution loan is repaid. जब एक बारी अगर इंस्टीट्यूशन का जो लोन है वो हमने वापस से पे कर दिया, उसके बाद वो डिपॉजिट माना जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो जे लिमिटेड है प्रमोटर, जो जे लिमिटेड के प्रमोटर है वो क्या कर रहे हैं? मार्जिन मनी स्टिपुलेशन की वजह से दे रहे हैं, तो यहाँ पे डिपॉजिट मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे। लेकिन एक बारी जब अगर पेमेंट हो गई तो एग्जाम्पशन खत्म हो जाएगी,
खत्म होने के बाद जो प्रमोटर का लोन है हम उसको कैसे मान लेंगे, क्या मान लेंगे, डिपॉजिट मान लेंगे। अगर स्टिपुलेशन नहीं होती तो डिपॉजिट ही मानते। देखो, अंडर रूल 21C9 of the company's acceptance of deposit rule 2014 an amount bought in the promoters by way of unsecured loan, अगर कोई भी unsecured loan है, secured नहीं है, unsecured loan है, pursuant to a stipulation by lending financial institution, stipulate कर दिया है या फिर बैंक is excluded from the definition of deposit। प्रोवाइड किया जो लोन लिया गया है वो स्टिपुलेशन ऑफ द लोन द प्रमोटर्स की वजह से लिया गया है। इट इज प्रोवाइड बाय द प्रमोटर्स देमसेल्फ, उन्होंने खुद ने प्रोवाइड किया है या फिर उनके रिलेटिव ने या दोनों ने। किसने प्रोवाइड किया, बाय दी प्रमोटर्स देमसेल्फ या उनके रिलेटिव या दोनों ने। एग्जेम्पशन इज ओनली अवेलेबल अंटिल द इंस्टीट्यूशन लोन इज रीपेड, उसके बाद एक बार रीपे कर दिया उसके बाद से ये इट विल बी टर्म्ड एज डिपॉजिट। Here, the unsecured loan from the JL Limited promoters is contributed pursuant to the SIDCL margin money stipulation, therefore it does not constitute a deposit while the SIDCL loan remains outstanding. However, एक बारी जब अगर उसको रीपे कर दिएगा एग्जेम्पशन जो है वो सीज हो जाएगी and the continuing promoters loan will thereafter be treated as deposit requiring compliance with the company's acceptance of deposit rule 2014 unless repaid or otherwise reclassified। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3C क्या बोल रहा है देखो, while drafting statutory definition, जब statutory definition ड्राफ्ट करी गई, the legislature sometimes uses the word means। कभी कभी क्या बोलता है means, कभी कभी क्या बोलता है includes, occasionally together यानी means and includes से रहता है। These two words are not interchangeable, ये कभी भी interchangeable नहीं होते, कभी include लगा दिया कभी means लगा दिया and carry distinct legal consequences, क्योंकि दोनों के अलग अलग मतलब होते हैं। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है impact of the word means and includes a statutory definition while interpreting such a definition in your answer also bring out the effect where a definition clause uses the expression means and includes। आपको यानी क्या बताना है, means के बारे में बताना है, include के बारे में बताना है और means and include के बारे में बताना है। ठीक है, mean क्या होता है, मतलब ही वाला मीन नहीं, मीन मतलब मीन्स दिस यानी कि यही हुआ है इसका मतलब, रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने, एग्जॉस्ट कर दिया हमने, इसका मतलब यही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इंक्लूड बोल देते हैं तो इंक्लूड यानी कि इसके अंदर ये है, यानी और भी चीजें हो सकती है ना। अब जैसे बोलते डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ कंपनी, तो ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, ये रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है कि डायरेक्टर वही हुआ जिसको बोर्ड ऑफ कंपनी ने अपॉइंट किया। इंक्लूड्स में जैसे होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स अ डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब इंक्लूड यानी और भी कोई हो सकता है होल टाइम डायरेक्टर, लेकिन वो तो होता ही है डायरेक्टर होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो कंपनी के अंदर, तो हो गया इंक्लूसिव, एक्सटेंसिव हो गया कि एक्सटेंड कर सकते हैं और उसको। और मीन्स एंड इंक्लूड जहां पे आ जाता है कि इसका मतलब ये और इसके अंदर ये आता है, वो भी एग्जॉस्टिव होता है। मीन्स तो हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे मानो एसोसिएट कंपनी में लिखा होता है क्या, associate company in relation to other company means a company in which the other company has a significant influence, यही होता है मतलब उसका, but which is not a subsidiary company, लेकिन वो subsidiary company नहीं हो of the company having such influence and includes a joint venture company। ये means and includes का है, मतलब क्या कि इसका मतलब ये है और इसके अंदर ये भी आता है, जैसे लिखा था अभी क्या बोला, एंड इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर कंपनी, इसमें जॉइंट वेंचर भी इंक्लूडेड है। मींस का मतलब उसका पहले हमने मतलब बता दिया, और इंक्लूड यानी डेलिबरेटली स्ट्रेच करने के लिए कि इसके अंदर ये भी आता है, एडिशनल पॉइंट डालने के लिए डाल दिया। ठीक है, देखो मींस क्या हुआ आपका, when a definition uses the word means it is restrictive and exhaustive, मतलब strictly to what it stated, जो कहती है वही है, no other meaning can be given to it। Section 234 director means a director appointed by the board of company। includes when definition uses the word includes, वो एक extensive in nature होता है, मतलब the ordinary meaning of the word is retained and additionally enlarged कर सकते हैं cover करने के लिए category specified, is the whole time director includes a director in the whole time employment of the,
और मीन्स एंड इंक्लूड्स में क्या होता है, where both words are used together, definition जो होती है वो exhaustive होती है. The means clause sets the hard boundary and includes clause deliberately stretch कर देता है boundary को to capture the additional specifically enumerated categories but nothing beyond that. The associate company means a company in which other company has significant influence and includes a joint venture company. Means closed box includes open basket, means and includes a slightly larger closed box. Okay, question number 4A. कितना बड़ा है? Examine the reference to provision of the company 2013 whether MD's view is correct. Okay, जो ऊपर बोल रहा होगा MD उसका देखना है कि इसका point of view ठीक है क्या. In this regard, explain the matters that are requiring to be covered in director responsibility statement forming the part of board review. हमें बताना है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या आता है. ठीक है, चलो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लेते हैं. पहले क्या है वो देखो. Vibrant Textile Limited is preparing board report for the financial year 22-23. During the internal review, the company secretary points out that the 100 companies of 2013 board report के अंदर डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट भी आनी चाहिए एंड दैट इज द स्टेटमेंट मस्ट स्पेसिफिकली अफर्म सर्टेन मैटर्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलोड. कुछ जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए गए उसके बारे में, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो अडॉप्ट करी उसके बारे में, मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स के बारे में. लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर क्या कह रहे हैं, इज ऑफ द व्यू दैट डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इज मेनली अ फॉर्मल boilerplate declaration and need not substantively address matters such as internal financial control or compliance with the applicable laws. कह रहे इन सब की कोई जरूरत नहीं है. पहले तो मुझे ये बताओ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है. डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में आता है कि द डायरेक्टर हैड प्रिपेयर्ड द एनुअल अकाउंट्स ऑन द गोइंग कंसर्न बेसिस. जो अकाउंट्स बन रहे हैं वो गोइंग कंसर्न बेसिस पर है कि नहीं. डायरेक्टर्स ने आईएफसी को देखा है, फॉलो किया गया है ढंग से या नहीं किया, और जो आईएफसी थे वो एडुकेट थे, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. पहले तो आईएफसी यानी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल थे कि नहीं थे. थे तो फॉलो हो रहे थे, फॉलो हो रहे थे, एडिक्वेटली फॉलो हो रहे थे, एडिक्वेटली फॉलो हो रहे थे, तो क्या वो ऑपरेट कर रहे थे ढंग से इफेक्टिवली. आपने जो एनुअल अकाउंट्स की प्रिपरेशन करी है कंपनी की, डायरेक्टर ने नहीं की, मतलब जो प्रिपरेशन हुई है एनुअल अकाउंट्स की, उसके अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं वो सही से तो हो रहे हैं ना, प्रॉपरली हो रहे हैं ना, उसकी प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन दी गई है ना. डायरेक्टर had selected such accounting policies और and applied them consistently. now बार-बार अकाउंटिंग पॉलिसीज को बदले जा रहे हो. कंसिस्टेंटली अप्लाई किया हो, जजमेंट्स करे हो सही से, एस्टिमेट ढंग से रीजनेबली प्रूडेंटली करे हो. जो आपकी अकाउंट्स है, अकाउंट स्टेटमेंट है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हो, पीएनएल आपका ढंग से हो. There should be taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the act. डायरेक्टर को ये ध्यान रखना चाहिए कंप्लायंस ढंग से हो रहा नहीं हो रहा लॉ का कि नहीं. अब आपको पता चल जाएगा फिर कि मैनेजर का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, सॉरी मैनेजिंग डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि नहीं है. बता दो मुझे ठीक है कि नहीं है. कंपनी सेक्रेटरी ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर लीगली अनटेनेबल है, यानी कि वो गलत है. ठीक है, देखो मैनेजिंग डायरेक्टर व्यू इज incorrect. Section 134(5) of the Companies Act 2013 explicitly requires the director's responsibility statement to substantively affirm specific matters. जो कि क्या क्या है, in the preparation of the annual report applicable accounting standards has been followed. AS ढंग से follow किए गए along with the proper explanations related to the material departments. The directors selected such accounting policies and applied them consistently. उन्होंने ढंग से उसको apply भी किया, consistently apply किया, making reasonable judgments and estimate for the true and fair view. डायरेक्टर्स हैव टेकन प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर. डायरेक्टर ने ढंग से प्रॉपर्ली ध्यान रखा और सफिशिएंटली ध्यान रखा किस चीज का कि ढंग से एडिक्वेटली अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, उनको सेफगार्ड करे, एसेट्स को प्रिवेंट करे फ्रॉड. डायरेक्टर्स ये मेक श्योर करे कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, जो अकाउंटिंग एनुअल अकाउंट्स है, वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे बने. Directors are later internal financial controls to be followed by the company and that such controls are adequate and operating effectively. और जो controls है वो ढंग से follow कर रहे हो तो adequately हो, adequate हो तो operating effectively operate कर रहे हो. Directors have devised proper system to ensure compliance with the provisions of all the applicable laws and that such system are adequate and operating effectively. वो भी adequate और वो भी properly effect कर रही है. These are the mandatory statutory requirements that directors must have real substantive basis of
for making them, as the incorrect statement expose them to liability. क्योंकि अगर incorrect statement आई तो उन्हीं के ऊपर liability आएगी. MD का view untenable है. If KMW Houseware Limited prepares its annual report, directors must explicitly state that their IFC over inventory are operating absolutely effective. A boilerplate copy-paste statement will not suffice and attracts penalties under Section 134. Accounting standard, accounting policy, proper care, going concern, IFC compliance देख के. Managing director's view that the director's responsibility statement is merely a formal boilerplate declaration is not correct. It should expressly require that the statement to substantively affirm specific matters like the Vibrant Textile Limited, the adequacy and the effective operations of IFC, as well as the adequacy and effectiveness of the system to ensure compliance with applicable law. These are not optional or generic affirmations. These are mandatory statutory requirements, and the director must have a real substantive basis for making them. क्यों? क्योंकि incorrect statement in this regard can expose directors to liability. Liability आ जाएगी उन पे. Now, 4B, Mohan and Rahul both resident in India. ठीक है. Along with Mr. John and Miss Kate, both non-resident Indians decide to form an LLP. Mohan John LLP. Okay, with the initial capital contribution कितना है? 1 लाख each. LLP is incorporated on 15 October. 15 अक्टूबर को लेके आए हैं. वो LLP proposes to appoint Mr. John and Kate as only resident partners. भाई दोनों के दोनों non-resident को ले लो तो. Section 7 याद नहीं है क्या? Every LLP must have at least 2 individual designated partners, and that at least one of them should be person resident in India. और person resident in India कौन होता है? जो 120 दिन से कम ना रहा हो इंडिया के अंदर. 120 दिन या उससे ज्यादा रहा हो. ना जोन के में वो है ना केट के में वो है. दोनों ही नॉन रेसिडेंट है. LLP पागल हो गई है. Section 7(1) of the LLP Act 2008 mandates that every LLP have at least 2 individual designated partners, and that at least one of them should be person resident in India. Resident in India means an individual who had stayed in India for not less than 120 days during immediately preceding financial year. As proposed, neither Mr. John, Miss Kate satisfies the resident in India test. Both are NRIs. Appointing them as the LLP's only designated partner would contravene Section 7. The correct advice is that Miss Mohan John LLP must appoint at least one of the Mohan or Rahul who are resident in India as a designated partner alongside either Mr. John या Kate जो है उन दोनों में से कोई एक बन जाए. और John Mr. Kate cannot together. वो एक साथ नहीं बन सकते. उन दोनों में से कोई एक ही बन सकता है. ठीक है. LLP sole designated partner. Now 4C. क्या बोला है उसने? एक्सप्लेन द एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. सबसे पहले हिस्टोरिकल सेटिंग बतानी है आपको और दूसरी है यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन. नाम से देखो हिस्टोरिकल सेटिंग. पुरानी हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह को देखना. पुराने में क्या हमने डिसीजन लिया था, क्या मैटर था, क्या वो था, क्या सबका सब्जेक्ट मैटर था, उन सबको देख के अभी कंक्लूजन निकालना. फॉरेन डिसीजंस को यूज करने. बाहर अगर कोई इंडिया से बाहर कोई ऐसे ही सेम केस आया हो कोई कोर्ट में या कुछ भी ऐसा हुआ उससे हमने गाइडेंस लेनी. दोनों का मतलब यही होता है. देखो हिस्टोरिकल सेटिंग. द हिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस. हिस्ट्री किसकी? एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की लीडिंग टू एन एनैक्टमेंट इज सिग्निफिकेंट इन कंसल्टिंग. ठीक है. कंस्ट्रिंग इट. कोर्ट्स में ड्रॉ ऑन एक्सटर्नल हिस्टोरिकल फैक्ट्स इंक्लूडिंग पार्लियामेंट्री हिस्ट्री. उसको क्या करना चाहिए? एक्सटर्नल या हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखने चाहिए. इसमें पार्लियामेंट की हिस्ट्री आ गई, एंशिएंट स्टैट्यूट्स आ गए, कॉन्टेम्पलेटरी ऑथेंटिक राइटिंग देखनी चाहिए समझने के लिए सब्जेक्ट मैटर को, स्कोप और ऑब्जेक्ट ऑफ द एनैक्टमेंट. उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए. हिस्ट्री बैकग्राउंड देखना चाहिए. हिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू एन एनैक्टमेंट. जिसकी वजह से एनैक्टमेंट आ रहा है उसकी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस देखो. उसकी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की हिस्ट्री देखो. वो कंस्ट्रक्ट कराने में आसान रहेगी आपको. वो ड्रॉ कर सकती है एक्सटर्नल या हिस्टोरिकल फैक्ट जैसे कि पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, एंशिएंट स्टैट्यूट्स क्या थे, ऑथेंटिक राइटिंग क्या थी, उसका सब्जेक्ट मैटर को समझो, स्कोप को समझो, ऑब्जेक्ट को समझो. उसके बाद फॉरेन डिसीजंस ऑफ फॉरेन कोर्ट फॉलोइंग अ सिमिलर सिस्टम. जो भी सिमिलर सिस्टम हमारी तरफ फॉलो कर रहे हैं बाहर जूरिस्प्रूडेंस गिवन ऑन द लॉ सिमिलर टू द इंडियन लॉज. ठीक है. मे लेजिटिमेटली एड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन स्टैट्यूट्स. उनसे हम हेल्प ले सकते हैं. हाउएवर प्राइमरी इंपॉर्टेंस जो है always given to the language of the Indian statute. लेकिन Indian statute को obviously priority देंगे. ठीक है. And the reference to the foreign decision becomes unnecessary. जिसमें foreign decision जो है वो unnecessary बन जाएगा. where the adequate guidance is available for Indian decision. अगर Indian decision के पास enough चीज है तो हम बाहर क्यों जाके देखेंगे?
बाहर में, लेकिन अगर इंडिया में नहीं है तो फिर हम आके बाहर देखेंगे, फिर बाहर प्रचारेंगे, उनकी कलमे चाटेंगे, उनके भाई बता दो जो भी है उधर देखेंगे, उधर से हेल्प लेंगे। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 5, एनएलपी इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस firm that combines the LLP of the company with flexibility of partnership experience। LLP के बारे में बताने कि LLP जो है वो कंपनी प्लस पार्टनरशिप है, इसको एक्सप्लेन कर। ये तो वो सही कह रहा है, जो बेनिफिट देती है LLP जो है वो बेनिफिट देती है पार्टनरशिप के भी और कंपनी के भी, दोनों। ठीक है, जैसे अगर कंपनी है, कंपनी के फीचर्स के, जैसे LLP जो वो बॉडी कॉर्पोरेट है, LLP 2008 में हुई है, इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका परपेचुअल सक्सेशन है, किसी के बाहर निकलने से, अंदर आने से LLP खत्म नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इसका सेपरेट लीगल एंटिटी है तो ये इसके पास जो एसेट्स है वो इसके ही होंगे, इसकी बट जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स है वो लिमिटेड टू एग्रीड कंट्रीब्यूशन ही रहेगी। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का कोई वो नहीं रखेगा, कोई भी प्रिंसिपल एजेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और फ्लेक्सिबिलिटी एस्पेक्ट जो आता है वो आता है पार्टनरशिप से, यानी कि क्या LLP में मेंबर्स होंगे, यानी इंटरनल मैनेजमेंट वो खुद कर सकते हैं, म्यूचुअली अराइव्ड एग्रीमेंट पे आ सकते हैं। ठीक है, ये सब आपके फायदे हो गए उसके पार्टनरशिप के। देखो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म इंट्रोड्यूस्ड अंडर LLP 2008। इट इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस। क्या है ये कॉर्पोरेट बिजनेस की तरह अल्टरनेटिव है, व्हीकल दैट प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी व्हाइल अलाउइंग मेंबर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर। खुद आप इंटरनल स्ट्रक्चर भी कर सकते हो खुद का एज अ पार्टनरशिप, और आप मेंबर्स को भी अलाउ करो कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। इट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ द फॉलोइंग। मैंने देखो LL लिमिटेड लायबिलिटी के लिए क्या है, कंपनी है। An LLP is a body corporate formed and incorporated under LLP 2008 is a legal entity separate from its partners। Partners से अलग है, so separate legal entity है, having perpetual succession। Perpetual succession है since it has separate legal entity, क्योंकि उसका separate legal entity है। It is liable to full extent of its assets। उसके assets के लिए वो fully खुद ही liable है, जो भी है उसका ही होगा। और partners liable कहाँ तक होंगे, उसके agreed contribution तक। No partner is liable on account of the independent or unauthorized actions of the other partner। दूसरे पार्टनर्स की वजह से दूसरा पार्टनर लाइबल नहीं होगा। Thus individual partners are protected from the joint liability created by the another partner wrongful act। उससे प्रोटेक्शन मिल जाती है उनके wrongful act से, उनकी मिसकंडक्ट से। उसके बाद क्या, LLP फॉर्म allows its members the flexibility to organize their internal management on the basis of the mutual arrived agreement। जो भी वो mutually agreement उन्होंने agree किया उसके ऊपर, as the case in the partnership firm। This provide advantages of the operational flexibility। Therefore LLP is called the hybrid form of business। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस कहते हैं। ठीक है, as it contains elements of corporate structure as well as partnership structure। It is a separate legal entity, is liable for full extent of asset, but the liability of partners is limited to the agreed contribution in the LLP। 5B, ABC and Associates CA were reappointed as auditors of Exhibited at the general AGM held on 30/9/24। वापस से अपॉइंट हो गए। बोर्ड रिकमेंड्स देयर रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म बाय द रेजोल्यूशन पास ऑन 31/3/2025 एट अ जनरल मीटिंग हेल्ड 25/5/2025। ABC and Associates were removed by special resolution without obtaining central government approval। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ही नहीं ली। एग्जाम वैलिडिटी रिमूवल अंडर कंपनीज एक्ट। रिमूवल ऑफ द ऑडिटर अपॉइंट कौन से सेक्शन में होता है, वो 139 में। 140 में उसको रिमूव कर देते हैं। 140 के अकॉर्डिंग जो ऑडिटर्स को हमने अपॉइंट किया है 139 में, उसको हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सपायरी से पहले। एक्सपायरी किसकी, टर्म की, पर कैसे, स्पेशल रेजोल्यूशन से। और स्पेशल रेजोल्यूशन से पहले क्या होता है, सीजी की हमें अप्रूवल लेनी होती है। ठीक है, उससे पहले क्या लेनी पड़ती है, सीजी की अप्रूवल। और उससे भी पहले ऑडिटर कंसर्न शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसे सुन लिया जाए। सबसे पहले सीजी से लो प्रायर अप्रूवल, उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो। ठीक है, पहले सीजी की अप्रूवल लेना मैंडेटरी है, जो कि यहाँ पे नहीं ली गई। तो हम कैसे कह दें कि सही से तुमने प्रोविजन अप्लाई किया।
स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास कर दिया लेकिन तुमने अप्रूवल ली ही नहीं है, तो फिर नॉट वैलिड लो। देखो, as per section 140 the company, the auditor appointed under section 139 may be removed from his office before the expiry of the term only by special resolution of the company after obtaining the previous approval of the central government on the behalf of in the prescribed manner, provide that before taking an action लेने से पहले ऑर्डर को क्या कर दिया, reasonable opportunity of being heard. Law prescribed a specific sequence that must be followed. सबसे पहले क्या, company must obtain a private approval of central government. कैसे, form 82 से further removal of auditor. Thereafter, special resolution must be passed by the company in the general meeting. Prior central government approval is thus mandatory for precondition है, as the special resolution cannot proceed in the present case extended pass the special resolution for the removal of ABC and associates on purchase pass without first obtaining the approval of the central government. ये रिवर्स कर देता है सीक्वेंस mandated by the section 140. Since the special resolution was passed before obtaining the mandatory prior approval, removal is not valid as it violates the procedural requirement under section 140 of the Companies Act 2013. ठीक है। 5C देखो, मिस्टर अर्जुन वर्मा एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया ऑन 15/6/2025 को चला जाता है टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी इन जनवरी. ही हैज बीन रेसिडिंग इन द इंडिया प्रायर दैट, उससे पहले वो इंडिया में रहते हैं. 15/6 से पहले वो क्या था, रेसिडेंट. उसके बाद क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट. ड्यूरिंग हिज स्टे इन जर्मनी ही कंटिन्यूड टू होल्ड अ सेविंग बैंक अकाउंट इन द इंडिया एंड आल्सो रेमिटेड फंड्स पीरियडिकली टू हिज एजिंग पेरेंट्स इन मुंबई फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट. ठीक है जी, ओके जी, समझ में आ गया. In March 2026, Mr. Verma decided to purchase a residential flat. उसके बाद बोला कि भाई फ्लैट खरीदता है पुणे के अंदर for his parents' use and remitted $US कितने, 2 लाख लिए from his Germany bank account to India for this purpose. Around the same, he also wished to invest the equity shares of the unlisted companies through his non-resident account, ordinary account. ठीक है, examine करना है हमें with the reference to the provisions of the FEMA Act. What is the residential status of Arjun Verma, FEMA 1999 के according for the financial year 2025-26 and for what does his status change, और कैसे उसका status change हुआ, उसके बाद whether the remittance made by the Verma to his paid for the medical treatment or household expenses were permissible they and they would be classified as current account transaction या फिर capital account transaction. ठीक है, चलो. पर्सन रेसिडेंट इंडिया का मतलब क्या होता है, एलएलपी नहीं बात हो रही है, फेमा की बात हो रही है. 182 डेज या उससे ज्यादा अगर आप फाइनेंशियल ईयर में रहे हो. ठीक है, लेकिन कौन से पर्सन नहीं इंक्लूड होते, जो बाहर जा रहे हैं इंडिया के और who stays outside India for taking employment outside India या बिजनेस करने के लिए या वोकेशन आउटसाइड इंडिया या फिर कोई और पर्पज है जिसमें हमें पीरियड नहीं पता कितने दिन में वो वापस आएगा, यानी फॉर द अनसर्टेनिटी. यही होता है. यस, तो यहाँ पर हम नंबर नहीं देखते, यहाँ पे हम इंटेंशन भी देखते हैं. अब उसकी इंटेंशन क्या थी, बाहर जाके काम करने की, जो कि हम क्या बोलेंगे कि वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गया. क्या है, 14/6/2025 तक तो वो जो है क्या रहेगा, रेसिडेंट इन इंडिया रहेगा, लेकिन 15/6 को वो क्या हो जाएगा, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाएगा 15/6 से. ठीक है, हमें अभी 180 डेज वगैरह दे नहीं रखे, नहीं दे रखा, हम यही मांगते हैं. तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो यही हो गया कि भाई उससे पहले ये, उसके बाद वो. उसके बाद उसने जो बोला कि करंट अकाउंट है कैपिटल, क्या वो अलाउड है कि नहीं है, जो वो दे रहा था रेमिटेंस टू पेरेंट्स. करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मींस अ ट्रांजेक्शन अदर देन अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, और उसके अंदर क्या आ जाता है, पेमेंट ड्यू इन द कनेक्शन विद द फॉरेन ट्रेड. ये मैंने आपको अभी ऊपर भी पढ़ाया था, यही सेम था कि क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर. देखो, और एक और चीज, मींस एंड इंक्लूड्स यहाँ पे आ रहा है ना, मींस एंड इंक्लूड्स आ रहे हैं. करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मींस अ ट्रांजेक्शन अदर देन अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड includes क्या, among others, payment due to in connection with the foreign trade, remittance for living expense for the parents, spouse and children residing abroad, expenses in connection with the foreign travel, education, medical care of the parents, spouse and children. तो यानी कि अगर नॉन रेसिडेंट अपने पेरेंट्स को इंडिया के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहा है, उनके लिए घर खर्च का पैसा दे रहा है, तो क्या हो गया, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा या कैपिटल अकाउंट नहीं होगा. ठीक है, ओके. और हाँ, कितने तक वो दे सकता है, कितने तक ड्रॉ कर सकता है वो पैसे, रेमिट कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज के लिए करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में. रिलेटिव हुआ, उसके पेरेंट्स उसके रिलेटिव हुआ, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चाहिए था, प्रोहिबिट होंगे क्या,
देख, as per Section 25 of the FAME 1999, a person resident in India means a person residing in India for more than 182 days during the course of period preceding financial year, but does not include a person who has gone out of India or who stays outside India for taking up employment outside India. The key feature क्या है FEMA का, is that the residential status is not determined solely by the number of days. तो पिछले साल 182 days से ज्यादा है ही होगा, तो उसको क्या हम रेसिडेंट मान लें? नहीं। क्यों? क्योंकि की फीचर यहाँ पे नंबर ऑफ डेज नहीं होता, पर्पस ऑफ द इंटेंशन ऑफ द स्टे का होता है, ठीक है, स्टे का होता है. Abroad is equally relevant, and where the person leaves for India for taking up the employment abroad, his status changes. Person resident outside India हो जाएगा immediately for the date of his departure, irrespective of the 100 days criteria. In the given case, Mr. Verma residing in India during financial year 24-25 up to 14/6/2025 and left India on 15/6/2025 for the employment. Since his departure was for the specific purpose of employment outside India, he becomes a person resident outside India with effect from 15/6/2025. रेमिटेंस के लिए क्या देखो 2J में क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड इंक्लूड रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंस ऑफ द पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन residing abroad and expenses in connection with the medical care. Remittance made by the non-resident to its parents in India for the medical treatment and household expenses do not alter the assets or liabilities of the remitter outside India. वो prohibit नहीं करता, current account transactions बोलते हैं उसको. Remittances for the maintenance of close relatives are not prohibited or restricted. Accordingly, क्या होगा, remittance made by Mr. Verma are fully permissible current account transactions. ठीक है. 6A. Sparsh Innovation Limited was incorporated on 10/8/2024. The company's first financial year, as per the board's resolution, is proposed to close at 31st March 2025. Board of Directors being preoccupied with initial business setup वगैरह के देख रहा था वो, तो उसने अभी तक जो है एनुअल जनरल मीटिंग नहीं करी. Even by December 2025, उसने December 2025 तक नहीं करी. Now wishes to know the latest date by which the first AGM must be compulsory held. Compulsory कब तक हो जानी चाहिए? कब तक का होता है AGM? फर्स्ट AGM 9 months में हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज मार्च से 9 months लगा लो, कितने हो गए? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक यूज होने चाहिए. लेकिन अगर आपने फर्स्ट AGM टाइम के अंदर नहीं की तो क्या होगा? क्या होगा फिर? उसको बोल देंगे कंपनी इन डिफॉल्ट कि उसने नहीं किया. ठीक है, उसने क्या बोला कि दिसंबर आ गया, दिसंबर 2025 तक भी उसने मीटिंग नहीं की, 31 दिसंबर तक उसको कर लेनी है. उसने बोला इवन बाय दिसंबर. तो हो सकता है कि अभी दिसंबर चल रहा हो, अगर चल रहा है 31/12 तक कर लो, नहीं किया तो डिफॉल्ट माने जाओगे, आप डिफॉल्ट कर जाओगे. ठीक है, तो फर्दर डिले ना करते हुए अवॉइड करना है डिफॉल्ट को, तो आपको मीटिंग कर लेनी है 31/12 तक. चलो ठीक है, आगे क्या बोल रहा हूँ. सेपरेटली कंपनी सेक्रेटरी सिंस द कंपनी इज ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड एंड फेस जेन्युइन ऑपरेशनल डिफिकल्टीज इन फाइनेंसिंग द अकाउंट, एप्लीकेशन में बी मेड रजिस्टर ऑफ द कंपनी फॉर एक्सटेंशन टाइम पीरियड. क्या एक्सटेंशन हमें मिल सकता है? क्या एक्सटेंशन मिल सकता है? मिल सकता है. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास पावर है, कोई भी अगर स्पेशल रीजन उसको लगता है कि हाँ भाई जेन्युइन है, तो वो एक्सटेंड कर सकती है टाइम. ठीक है, कर सकती है. 3 महीने से ज्यादा नहीं, 3 महीने तक ही कर सकती है. बट दिस एक्सटेंशन पार्ट डज नॉट अप्लाई टू द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. फर्स्ट के लिए कुछ भी नहीं है, आपको 9 महीने में करना है तो करना है. फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए कोई ना अनुकूल नहीं कि भाई एक्सटेंड कर दो, ये कर दो, वो कर दो. बस रजिस्ट्रार को उसी के लिए मना करा गया कि फर्स्ट एजीएम के लिए आप नहीं बोल सकते एक्सटेंशन के लिए, वो बाकी सब्सिक्वेंट एजीएम्स के लिए अवेलेबल है, तो इसलिए वो यहाँ पर एक्सटेंशन भी नहीं ले सकता. ठीक है, अब देखो उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है. द टाइम लिमिट विद इन विच दिस पर्सन
तो हमने बताई थी 31/12 को कर देना चाहिए था। वेदर द रजिस्टर ऑफ द कंपनी इज पार्ट टू एक्सटेंड नहीं है इसमें, तो फर्स्ट एजीएम है, तो एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड इन ईच ईयर एनुअल जनरल मीटिंग एज रिगार्ड द फर्स्ट एजीएम द प्रोवाइड्स द सेक्शन 96 ऑफ द कंपनी रूल 30 प्रोवाइड द कंपनी शैल होल्ड फर्स्ट एजीएम का 9 months from the date of closing of the first financial year of the company. In this case Persian Aviation Limited was incorporated in 10/8/24 and first financial year close कब होता है 31/3/25 को, अकॉर्डिंगली फर्स्ट एजीएम कब हो जानी चाहिए 9 months from the 31/3/25 को हो जानी चाहिए, ऑन बिफोर 31/12/25. Since the board has not convened the first AGM, even by the company is not yet in default, as such provided, अगर प्रोवाइड किया गया AGM जो है वो अभी तक हुई नहीं है, AGM जो हो जाए held on or before 31/12, however a company running perilously close, बहुत पास आ रही है एक दिन जैसे अगर रह गए तो statutory default डेडलाइन खत्म होने से पहले पहले कर दीजिए, ठीक है, डेडलाइन खत्म होने से पहले कर लीजिएगा, डिफॉल्टर नहीं बनना है, तो रजिस्टर पार ऑफ टू एक्सटेंड क्या होगा. Under the provisos of Section 96(1), the registrar of the company has the power for any special reason to extend the time within which any AGM other than first AGM shall be held by the period not exceeding 3 months. Crucially, this extension power does not apply to the first annual general meeting. This law explicit that the registrar's discretionary power is available only in respect to the subsequent AGMs. Therefore, the company cannot seek or obtain any extension of time from the registrar for holding its first AGM. However genuine the operational or accounting difficulties may be. जितना मर्जी ऑपरेशनल डिफिकल्टी हो, अकाउंटिंग हो, तब भी नहीं करेगी कंपनी सेक्रेटरी. सजेशन इज नॉट लीगली टेनेबल, ठीक है. तो जैसे कंपनी सेक्रेटरी का जो सजेशन था वो बेकार था, नहीं था टेनेबल, लीगली टेनेबल नहीं था. कंपनी को नो स्टेचुटरी रिकॉर्स टू सीक द एक्सटेंशन इन दिस रिगार्ड, और उसको 31/12 तक क्या करनी चाहिए, एजीएम कर देनी चाहिए विदाउट फेलिंग. अगर फेल कर गई, which the company and its officer in default would be liable for the penal consequences under section 99. section 99 में वो liable हो जाएंगे, ठीक है. उसके बाद है Galileo Limited, a company incorporated in Germany, has established a place of business in Mumbai. ठीक है, मुंबई में बनाया उसने, ठीक है जी. Explain the relevant provisions of Companies Act 2013 rule made thereunder related to the preparations and filing of financial statement document to be attached by such foreign company. Foreign company है, foreign company कौन सी company होती है, company or body corporate incorporated outside India which has a place of business in India whether by itself या फिर agent के through physical या electronically conduct करते हुए भी business activity in India in any other manner. Branch office of a company incorporated outside India is treated as a place of business जिसकी वजह से उस पे फॉरेन कंपनी के लॉस लग जाएंगे. और कौन सा स्पेशल फॉरेन कंपनी का 10(10)(1)(1), that is section 379 to 393 of the Companies Act 2013, ठीक है. क्या बोला है उसने, रूल्स मेड देयर अंडर रिलेटेड टू प्रिपरेशन और फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या रूल्स उस पे लगेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, वो पूछा है उसने. और डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड बाय सच फॉरेन कंपनी. अगर इंग्लिश में है आपके डॉक्यूमेंट जो वो इंग्लिश में होने चाहिए, और जहाँ पे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं है तो आप ट्रांसलेशन कराओ. सबसे पहली बात तो यही, ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है कि ये जो रिक्वायरमेंट है अप्लाई नहीं करता, ये मॉडिफिकेशन वगैरह किसी भी पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी के लिए, क्लास ऑफ फॉरेन कंपनी के लिए. भाई जैसे कि हमारे पास मैं बोल रही हूँ ये करना है फॉरेन कंपनी को, लेकिन जैसे फॉरेन कंपनी है ABC, 3 अलग अलग कंपनी, लेकिन बोल दे ए को ना ये वाला नहीं करना, वैसे मॉडिफाई वगैरह कर सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है कि भाई इसको ये करना है, इसको नहीं करना, ठीक है. और जो फॉरेन कंपनी है उसको रजिस्ट्रार को दे देना चाहिए अपने डॉक्यूमेंट वगैरह, लिस्ट ऑफ ऑल द प्लेसेस ऑफ द बिजनेस जहां जहां पे इंडिया के अंदर एट द बैलेंस शीट डेट, ठीक है, प्रिस्क्राइब फीस के साथ. और हर अगर जैसे कि एवरी फॉरेन कंपनी मस्ट फॉर एवरी कैलेंडर ईयर प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एंड पीएनएल, उसको बैलेंस शीट बनानी है, पीएनएल बनानी है, प्रिस्क्राइब फॉर्म भी बनानी है, अपनी इंडियन बिजनेस को भी ऑपरेशंस को कवर करना है, और जो कॉपी है वो रजिस्ट्रार को अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ लेटेस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेरेंट फॉरेन कंपनी की साथ साथ दे देनी है. ओके. और क्या हो सकता है, क्या अटैच करना होता है, मैं स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, स्टेटमेंट ऑफ रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड, डिविडेंड्स वगैरह भी ये सब देने होते हैं फॉरेन कंपनी को, रजिस्ट्रार को भिजवाने होते हैं. और ये सब कब तक भिजवाने होते हैं, विदिन 6 months ऑफ द क्लोज ऑफ द फॉरेन कंपनी फाइनेंशियल ईयर. जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया उसके 6 महीने के अंदर अंदर, जैसे अगर जिसका दिसंबर है तो उसका फिर जून आ जाएगा. अगर फॉरेन कंपनी सीधे टू हैव अ प्लेस इन बिजनेस इन इंडिया, अगर इंडिया के अंदर उसने बंद कर दिया सब कुछ,
तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, ठीक है। तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसकी ऑब्लिगेशन खत्म होगी कि भाई उसको प्रॉफिट वगैरह नहीं देना, ठीक है। और वो सीज करी, ये नहीं है कि जैसे इंडिया के अंदर एक मुंबई में एक दिल्ली में, मुंबई में बंद हो रहा है तो फिर अब से उसको नहीं देने की जरूरत नहीं, फिर दिल्ली में बंद होगा, यानी कंप्लीटली बंद होना चाहिए, नहीं एक भी जगह रहना नहीं चाहिए, ठीक है। देखो फॉरेन कंपनी सेक्शन 242 ऑफ फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया व्हिच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया लाइक Helios लिमिटेड मुंबई ऑफिस एंड कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। इट अट्रैक्ट्स चैप्टर नंबर 10.11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030 या 22 बोल रहे हैं। Preparation and filing of the financial statement section 381 read with the company's registration of foreign companies at 2014 every foreign company must for every calendar year prepare करना चाहिए क्या, बैलेंस शीट को, P&L account in the prescribed form, schedule 3 covering in the Indian business operations and deliver a copy to the registrar along with a copy of the latest consolidated financial statement of the parent foreign company as filed in its home country। उसके बाद क्या है, वेयर एनी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट इज नॉट इन इंग्लिश, अगर कोई भी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है, सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन करोगे आप। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ में दोगे फिर फॉरेन कंपनी के एज फाइल्ड इन द होम कंट्री। अच्छा उसके बाद फॉरेन कंपनी मस्ट सेंड टू द रजिस्ट्रार लिस्ट ऑफ ऑल द प्लेस ऑफ द बिजनेस, कहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया के अंदर, और बैलेंस शीट डेट एज एट द बैलेंस शीट डेट इन द फॉर्म FC3। उसके बाद फॉरेन कंपनी उसके बाद अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट अटैच अ स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट फॉर, स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ फंड्स इंक्लूडिंग डिविडेंड। All these documents must be delivered to the registrar within 6 months। 6 महीने के अंदर अंदर डिलीवर हो जाना चाहिए of the close of the foreign company's financial year, ठीक है। फॉरेन कंपनी के फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 6 महीने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर ये सब चीजें रजिस्टर के पास पहुंच जानी चाहिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। मिस प्रभा, अ भारतनाट्यम क्लासिकल डांसर विशेस टू परफॉर्म इन यूएसए, रिक्वायर्स फॉरेन एक्सचेंज रोल ऑफ 75,000। एक्सप्लेन द रेलेवेंट फेमा में कौन सा किससे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कल्चर, प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। 75,000 लेना है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, कल्चर टूर के लिए उसको अगर चाहिए तो उसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से परमिशन लेके ड्रॉ कर लेनी चाहिए फॉरेन एक्सचेंज, रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, ऑथराइज पर्सन से, ठीक है। चलो अंडर द फेम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स 2000 ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द कल्चरल टूल वेदर बाय द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, डांस है, म्यूजिक है, ट्रूप है और फॉर्म पर्सनालिटी रिक्वायर्स अ प्रायर film personality requires the prior permission of the Ministry of Human Resource Development, Department of Education and Culture, Government of India, specified in Schedule 2 of these rules. In the present case, Ms. Prabha wishes to draw $75,000 for her Bharatanatyam performance in the USA. Since this constitutes a cultural tool to performing artist, she is required to obtain prior approval of the Ministry before drawing for an exchange, regardless of the amount involved. Mere facilitation or approval by authorized person अगर उसको मिल गया is not sufficient, वो खाली वही सफिशिएंट नहीं रहेगा। मिनिस्ट्री क्लियरेंस इज मैंडेटरी, प्री कंडीशन स्पेसिफाइड टू दिस कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन। एग्जाम इस प्रभा मस्ट फाइल क्या ऑब्टेन करना चाहिए उसको, प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री बिफोर शी कैन ड्रॉ $75,000 फॉरेन एक्सचेंज। Even if Miss Prabha is earning extremely well from position, posting her Bharatanatyam videos on YouTube, she cannot bypass the rule. Foreign exchange for a culture do strictly needs ministry approval regardless of personal wealth or LRS scheme. देखो स्मॉल कंपनी डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट एजीएम कब तक हो जानी चाहिए, डिविडेंड 30 दिन के अंदर एंड ऑल, ऑडिटर्स रिमूवल क्या करना होता है, बोर्ड रेजोल्यूशन फाइल विद इन 30 डेज, सीजी का अप्रूवल लो, होल्ड एजीएम विद इन 60 डेज और फिर रेजोल्यूशन पास करो। फॉरेन कंपनी क्या है देखो, उसके बाद डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मिनिमम 2 इंडिविजुअल्स एटलीस्ट 1 रेसिडेंट होना चाहिए, इसमें से 120 दिन की क्राइटेरिया देखते हैं एलएलपी में। नेम रेक्टिफिकेशन में क्या जीजी डायरेक्ट करती है, चेंज इन द नेम टू सिमिलर रिजेंबल सेम। टाइम लिमिट कितनी होती है, 3 मंथ्स होती है। पार्टनर एज क्रेडिटर्स, पार्टनर लैंडिंग मनी टू एलएलपी रैंक्स इक्वली, पारी पसु होता है विद द एक्सटर्नल सिक्योर क्रेडिटर्स, नो सबऑर्डिनेशन वगैरह, ठीक है। हाइब्रिड नेचर क्या कंबाइन करता है, किसका हाइब्रिड नेचर होता है, एलएलपी का हाइब्रिड नेचर तो कंबाइन द शील्ड ऑफ द एलएलपी corporate entity with the steering wheel of the operation flexibility partnership agreement। और जनरल क्लॉज एक्ट में कह देगा सर्विस बाय पोस्ट होती है, सर्विस इज डीम्ड वैलिड इफ प्रॉपर्ली एड्रेस्ड, प्रीपेड एंड पोस्टेड बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट, रिफ्यूजल जो है वो भी वैलिड मानी जाएगी। रिपील हो गया, रिपील की वजह से कोई भी दूसरा एक्ट जिंदा नहीं होता, नॉट द प्रीवियस ऑपरेशंस ऑफ इनेक्टेड लॉज, लीगल प्रोसीडिंग सर्वाइव द रिपील।
उसके अंदर रेसिडेंसी टेस्ट क्या होता है, 180 डेज का होता है, लेकिन अगर कोई भी वैसे जा रहा है एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, तो उसको हम क्या मानेंगे, नो रेसिडेंट मानेंगे इमीडिएटली ऑन द डिपार्चर डे। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए 2J जो है वो क्या है, रेमिटिंग लिविंग मेडिकल एक्सपेंसेस, पेरेंट्स के लिए हो, स्पाउस के लिए हो, बच्चों के लिए हो, फ्रीली अलाउड एज इट डज नॉट एंटर एसेट लायबिलिटीज। अगर एंटर कर रहा होता तो फिर वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है। शेड्यूल टू अप्रूवल, कल्चरल टूल से लेके आप प्राइवेट अप्रूवल सीजी की, सीजी में भी किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, रिगार्डलेस ऑफ डॉलर amount. All the best.